ना बायो ना केमिस्ट्री, उन बच्चों में मैं दूर दूर तक नहीं थी। वो 10th के बाद ही मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि नहीं हो आपको पाएगा। पहले पता चल गया था पेपर लीक हो जाएगा। चला था जिक्र जमाने में बेवफाई का, सो आ गई तुम्हारी याद ऐसे ही, तुम्हारा ख्याल ऐसे ही, तो एनटीए पे लागू होता है। किसी समय में राजमा चावल 100 और 120 रुपए प्लेट खाया करता था। आज के समय में 150 रुपए में खाया करता हूँ। तो कहीं ना कहीं थाली पर भी असर है। आपकी प्याज और पापड़ मिल रहे हैं उसमें। पंजाबी आदमी आए और राजमा चावल की बात ना हो। हाँ मंत्री जी, हाँ आइए आइए, हम आपके सामने बिना लाल बत्ती के निकलेंगे। बिना तो हम हो गए पहुंचने में लेट। तो मंत्री जी निकल गए अपने काफिले के साथ। तो हम फोन किए कि सर हम पहुंच गए हैं। तो बोले कोई बात नहीं, हम दोबारा वापस चले आते कि तेल की चिंता नहीं है। मौसम मैम से और ऐश्वर्या मैम से दोनों इस वक्त सम्माननीय है मेरे लिए। तो मेरे को ये पूछना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की है समस्त देशवासियों से, उसमें आप भी आते हैं, कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। तो क्या आप लोगों ने तैयारी कर ली है अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की? क्या कह रहे हैं मोदी जी? सोना खरीदना नहीं है कि लेना नहीं है? तो बोले मम्मी कह रहे हैं खरीदा नहीं तो दूसरा भी जो आपको देगा खरीद के तो ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। हम अपनी बहुरिया को ना दे और ना वहां से ले। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरे एक मित्र हैं एंड साइंटिस्ट हैं, तो उनका फोन आया बड़े घबराहट से, अरे लॉकडाउन लग गया भाई, हमारे ऊपर से डीओपीटी से पर्चा आया है भाई, वो कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम। अरे मैं कहा भाई दिल्ली सरकार ने 2 दिन का किया है, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। और तुम्हारा तो वैसे ही काम घर से साइंटिस्ट लोग हो। भाई केरल में बीजेपी की सीटें आई हैं तो उस पे क्या ख्याल है भाई? की 11% वोट मिला है इस बार बीजेपी को। सॉरी मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, कार्य करता हूँ भाई। तो और मैंने जो बोल दिया रिपोर्टर्स ऑफ एयर। बहुत टेंशन का मामला क्या है? टेंशन का मामला क्या है? अरे फोन आया था, बहुत टेंशन हो गई। अरे वो छोड़िए ना, आज हमारे पास कितना एक अनमोल एलिमेंट पहुंचा है। अनमोल रत्न हमारे पास, नया अनमोल रत्न, गबरू जवान। अनमोल तुम बाल बच जाना इससे। बाल बचना बाली पहन के, ठीक है। देखो लगातार काम करो भाई, तुम्हें लेके हम आए यहाँ पे। शुरू किया जाए ये आज हम एकदम चिल करके बैठेंगे। प्रोग्राम चाय डालने का, कुछ और नहीं डालना। अनमोल तुम यू स्टार्ट विद योरसेल्फ, थैंक यू। तुम एक एपिसोड ले लो, फिर इसको बराबर कर देना प्लीज, है ना? सबसे आखिरी में इसी कोई नहीं, आपने घबराना नहीं है, हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। घबराना नहीं है आपने, अच्छे से। ये आपकी टांग खिंचाई हो रही है, आपकी एंट्री चाय बढ़ा देते हैं। नहीं कम चाहिए, मुझे कम चाहिए। मैं ज्यादा आपको ज्यादा चाय पिला रहे हैं, मलिहाबाद की आम आप जो है पहुंचा दीजिए। हमारी चाय उठा ली। आई एम सॉरी लेडीज, आई एम सॉरी। अब सरकार है उसकी प्रचंड वाली तब कर इधर दे दे भाई, अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ। ये स्वाद लेके आए हैं सुबह आज। ये झगड़ा शुरू हो जाएगा। तुम शुरू कर दो प्रोग्राम, यही झगड़ा होने लगेगा चाय को। थैंक यू वेरी मच अनमोल। वेलकम मैम जी। आप सब देख रहे हैं कि हमारे जूनियर मोस्ट जो रिपोर्टर हैं अनमोल, जो बहुत बड़ी बड़ी खबरें इस बार लेके आए हैं, उनको हमने पॉडकास्ट में इनवाइट किया और प्यार से उनसे चाय भी डलवा ली। तो अब हम शो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल और आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। आप हम लोगों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हम लोगों को देख रहे हैं आज तक पॉडकास्ट के ऊपर, हमें सुन भी सकते हैं स्पॉटिफाई पर और एप्पल पर। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग हमारी क्लिप्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करके प्लीज़ पूरा एपिसोड भी देखिए। अनमोल बाली ये बैठे हैं हमारे साथ, ये हमारे एजुकेशन कवर करते हैं और बहुत सारी प्रोटेस्ट में आपको इनका चेहरा नज़र आता होगा। अमित बैठे हैं हमारे साथ, अंदर की बहुत सारी खबरें लेके आए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान, जो कई लोग जिनको कई दिनों से ढूंढ रहे थे, उनको आज इन्होंने पकड़ा है। सीता और गीता की जोड़ी मौसमी सिंह और मैं यहाँ पर है। मौसमी आपको अंदर की सारी खबरें बताएंगी। कांग्रेस दफ्तर के अंदर कई सारे दिन मौसमी बिता के आई हैं, अंदर की सारी खबरें लेके आई हैं। और पीयूष जो है वो हमें बताएंगे कि आखिरकार जिस तरीके से चेंजेस वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहे हैं तो आगे क्या होगा। और हमारे साथ हमारे इन हाउस आरजी राहुल गौतम भी जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ वीडियो के थ्रू जुड़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक से।
30 लाख बच्चे, उनका करियर एट स्टेक। और नीट पेपर जब लीक हुआ तो हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से हाहाकार मचा। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे सरकार से, सवाल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे भी पूछे जा रहे थे। अमित, आप पहुंचे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मैसेज आपने ही डाला था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबो-लबाब क्या था? बदलाव होगा कि नहीं ये सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सवाल जितने थे सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए, और इनफैक्ट शुरू जब हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस तब ये था कि एक एक सवाल सब कर ले ताकि रिपीट ना हो, क्योंकि मैंने आदतन 3 सवाल अपने पूरे कर लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, ये है कि जो लोग जुड़ रहे हैं, खासतौर पे जिनके परिवार वाले, जिनके घरों में नीट एस्पिरेंट्स हैं या अगले साल होंगे, एक बहुत मेजर शिफ्ट हो रहा है भारत में। पेन एंड पेपर एग्ज़ाम का फॉर्मेट जो होता है, जिसको पीपीटी कहते हैं, वो अब शिफ्ट हो रहा है सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। और ये बहुत दिनों से अंदर खाने ही लड़ाई चल रही थी एक्सपर्ट्स के बीच में कि क्या नीट यूजी को शिफ्ट किया जाए पीपीटी से सीबीटी में कि नहीं, ये सवाल था। आज मंत्री ने कहा क्योंकि सिस्टम फिट नहीं बैठ रहा है, राधाकृष्णन कमेटी के कई सारे रिकमेंडेशंस थे, उन सबको इम्प्लीमेंट करने के बावजूद मैल प्रैक्टिसेस हो रहे थे, इसलिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सब होगा, अगले साल से होगा। 21 तारीख को री एग्जाम है। हाँ, 21 तारीख को वैसे योगा डे भी है। तो उस दिन 21 जून को, उस दिन कितना रिसोर्स मैनेजमेंट सरकार को करना पड़ेगा इसको भी कंसिडर किया गया है, क्योंकि देश भर में परीक्षाएं होंगी। एक अच्छी बात ये हुई है कि बच्चों को चॉइस दी गई है खासा 1 हफ्ते का, कि वो अपना एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हैं कि कहाँ उनको देना है, प्रिफर्ड सिटी, क्योंकि री एग्ज़ाम होगा, बहुत स्ट्रेस होता है, तो वो एक अच्छी बात है। एक अच्छी चीज़ मुझे जो लगी कि आज धर्मेंद्र प्रधान रिसेप्टिव थे, सारे सवाल लेने को तैयार थे, फीडबैक लेने को तैयार थे। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया की तरफ से भी हमें बहुत सारे चीज़ों की जानकारी मिलती है, तो हम आपके पास कुछ सजेशन है तो दीजिए। और ये भी सवाल जब पूछा गया कि क्या एनटीए तक ये इन्वेस्टिगेशन पहुंचेगा, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था जब 2024 में पेपर लीक का मामला हुआ, तो उस समय ये देखने को मिला था कि जो ग्राउंड लेवल का या छोटे लेवल का जो पूरा तंत्र था उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और कहा जा रहा था कि मास्टरमाइंड इस पूरे सवाल में कहाँ रह गए, क्यों इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान से मैंने पूछा कि भाई एनटीए को लेके जो सवाल हैं, उनके अधिकारियों को लेके रिमांड नोट में जो बात कही गई है सीबीआई द्वारा, तो उन्होंने कहा नहीं, एक्शन सबके खिलाफ होगा। मतलब एक अच्छी बात है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि कोई कितना भी ऊपर के लेवल पे हो, नीचे के लेवल पे हो, इन्वेस्टिगेशन और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। 2024 का जो मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, वो कहाँ है अभी? सिर्फ बेल मिल गई थी 2025 में। तो सरकार ये भी तो बताए कि 2024 में जो सीबीआई ने इतनी मोटी चार्जशीट दायर की थी उसका क्या हुआ, उन मास्टरमाइंड का क्या हुआ। 21 में हुआ, 24 में हुआ, 25 में हुआ, माफ कीजिएगा 26 में हुआ। तो कोई लॉ या एक्ट है ऐसा सरकार इस पर बात करे? तो संजीव मुखिया इस समय बाहर हैं, सरकार कह रही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? क्योंकि जब पहले हम देखते थे कि दौर आया था ना, इंजीनियरिंग का क्रेज था, हर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता था, हर घर में एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टूडेंट था। आज के समय एक दौर ऐसा है कि हर घर में एक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का बच्चा है, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन थी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को लेकर वो 4-5 साल पहले ढीली की थी। तो मेडिकल का क्रेज है, तकरीबन 2-3 साल का अगर आप डाटा उठाओ तो 20 से 22 लाख बच्चे नीट के लिए अपीयर होते हैं। 20 से 22 लाख बच्चे, इतने बच्चों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे करवाएंगे एक ही दिन में? पहला सवाल। दूसरा, क्या उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कोई साइबर सिक्योरिटी के कौन से प्रोविजन होंगे कि पेपर वहां से ना लीक हो? अगर पेपर फिजिकली लीक हो सकता है, जहां ह्यूमन फिजिकल प्रेजेंस है, तो भाई कंप्यूटर तो मशीन है, तो वहां से भी कोई इनपुट देगा, वहां से भी गेम हो सकती है। तो सरकार को बहुत चीज़ों पर ध्यान देना है। पर हाँ, इस सारे जो अभी 2026 का जो पेपर लीक हुआ उसमें जो एक बात देखने को मिली कि सरकार ने सडनली रीनीट का ऑर्डर जारी कर दिया। हालांकि 21 जून अब तारीख आ गई है, पर अभी सरकार को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा या एनटीए को कि जो एकेडमिक कैलेंडर है वो भी ना हिले, क्योंकि 1 सितंबर तक नए दाखिले एमबीबीएस, बीडीएस, जितने भी यूजी मेडिकल कोर्सेज हैं शुरू हो जाएंगे। तो आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया, रिजल्ट की प्रक्रिया थोड़ी तेज करनी होगी, क्योंकि आप 1 महीने पीछे चले गए हैं। अब कोई कोविड जैसी आपदा तो मैम है नहीं, जैसे पहले एकेडमिक कैलेंडर हिल गए थे।
अगर बार बार एकेडमिक कैलेंडर हिलेंगे तो मेडिकल एजुकेशन का जो स्तर है उस पर भी असर पड़ेगा। तो सरकार को बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना है, पर इस चीज़ में अभी जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात NSUI की रही मैम। सारे तुम तो जो प्रोटेस्ट कवर करने गए थे 3 दिन तुमने काफी वहाँ मोर्चा संभाला, सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा इस प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि मैम बाय लक NSUI मोर्चा मार गई। हुआ क्या मैम, 12 तारीख को इन्होंने एक प्रोटेस्ट बुलाया शास्त्री भवन के मोर्चा मार गई। मोर्चा मार गई। उसका रीजन भाई पंजाबी तड़का तो लगेगा करना पड़ता है फिलर। बताइए मोर्चा ऐसे मार गई कि तभी गबरू का ना, मैंने कहा हुआ क्या, गबरू जवान। NTA का पेपर लीक की खबर बाहर आई, राजस्थान में इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सीकर, कोटा, बहुत सारे जो इसके सेंटर थे वहां तार जुड़ने शुरू हुए। गुरुग्राम, केरला तक इसके तार जुड़ चुके हैं। तो इसको लेके NSUI ने धरना प्रदर्शन बुलाया, क्योंकि जो विनोद जाखड़ जो इस समय नेशनल प्रेसिडेंट है खुद राजस्थान से हैं, खुद की उनकी स्टेट की खबर थी, बड़ी खबर थी। अब बाय लक NSUI का लक कहिए या मौके पर चौका कहिए, उसी दिन NTA की प्रेस रिलीज आती है कि पेपर कैंसिल हो गया है, रीनीट करवाया जाएगा और मामले की जांच CBI को दे दी गई है। खबर बड़ी नहीं बहुत बड़ी बन जाती है एकदम से। और जो अन्य छात्र संगठन थे, चाहे लेफ्ट में SFI और आइसा की बात हो या राइट विंग में ABVP की बात हो, किसी को पता ही नहीं था कि एकदम इतना बड़ा हो जाएगा। पर NSUI तब तक सड़कों पर थी और उन्होंने 12 तारीख को जो बवाल काटा है, चाहे शास्त्री भवन के बाहर देखा जाए, उनके कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। हालांकि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री वहां नहीं रही, पर शास्त्री भवन का एजुकेशन मिनिस्ट्री बताया जाता है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। बाद में उन्होंने NTA के दफ्तर के बाहर भी प्रोटेस्ट किया, वहां भी बड़े विजुअल देखने को मिले। 15 से 20 वहाँ NSUI के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और जब उनको डिटेन कर लिया, कि उन्होंने बताया हमें बाद में फोन पर कि जब उनको डिटेन करके यूजली कापासेड़ा, नरेला तक लेके जाया जाता है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार पुलिस भी उनसे बड़े प्यार से पेश आ रही थी। अच्छा, हाँ, बड़े प्यार से पुलिस भी पेश आ रही थी, क्योंकि मैम नीट का जो दर्द है सेंसिटिव है। मिडिल क्लास, हर एक मिडिल क्लास चाहता है कि उनका जो बच्चा हो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एक अच्छी लाइफ जी, एडजस्ट हो। डॉक्टर का दर्जा सबसे बड़ा माना जाता है कि IAS से भी बड़ा भाई डॉक्टर है फलाने का लड़का, ढिमकाने की लड़की डॉक्टर है जी। तो सब डॉक्टर बनना चाहते हैं कि इज्जतदार, पर आप उसी में इतनी बड़ी चोट लग जाए तो कहीं ना कहीं तो लोग भी एंटी तो होंगे ही ना। उसमें देखा गया कि NSUI अपना धरना, हाँ एक ऐसा दृश्य भी देखें, 2-3 वर्कर पुलिस को भगाने के लिए, ताकि जो हमारे कार्यकर्ता और प्रोटेस्ट कर ले, 2-3 कार्यकर्ता इधर उधर भाग जाते हैं। वो जहाँ पे स्पॉट पे पुलिस आती है, हाँ, जहाँ बिजनेस पार्क NSIC, जहाँ इनका दफ्तर है NTA का फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ की मतलब हमारे भाई लोग थोड़ा ज्यादा बैठे रहे, पुलिस को थोड़ा तितर बितर करने के लिए इधर उधर भागते। बड़ा अजीब सा विजुअल, मैं कैसे आपको नरेट करूँ, एक वर्कर इधर भाग रहा है, एक वर्कर, पुलिस उनके पीछे भाग रही है। पर बाद में उन सबको डिटेन कर भाग भी रही है पुलिस, पकड़ भी रही है ताकि थोड़ा अपना प्रोटेस्ट लंबा खींच लें। अब होता क्या, NSUI का प्रोटेस्ट चमक जाता है। सुबह वाला प्रोटेस्ट शास्त्री भवन के बाहर चमक गया और शाम को NTA के बाहर किया, वो चमक गया। अब और छात्र संगठन प्रेशर में, तो फिर SFI कॉल करती है। SFI पहले कहती है कि हम धरना करेंगे जी कर्तव्य भवन के बाहर, और वो सेंसिटिव एरिया वहां होकर फिर वो भी वहीं पहुंचे, शास्त्री भवन ही पहुंचे। बाद में शाम फिर दूसरे दिन देखा गया ABVP भी कॉल देती है। ABVP बहुत मोबिलाइज कर लेती है। ABVP की एक बात है, थोड़ा ज्यादा उनका बच्चा मोबिलाइज हो जाता है एज कम्पेयर टू और छात्र संगठन, तो उन्होंने भी धरना प्रदर्शन दिया वहां पर। तो इस समय सोचिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो RSS का स्टूडेंट विंग है, इवन वो भी अपनी ही एफिलिएटेड आइडियोलॉजी की जो सरकार है उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा कि किस तरीके से ये हुआ। तुमने बच्चों से बात करी, क्या बोल रहे हैं NSUI के बच्चे? NSUI के बच्चे मैम साफ तौर पर, जो अभी NSUI का कहना है कि वो इस मामले को छोड़ने वाले नहीं। हालांकि रीनीट तारीख भी आ गई, CBI को जांच भी दे दी, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस या ऑपोजिशन पार्टी के जो स्टूडेंट विंग है, कांग्रेस ही आप लगाइए, वो ये समझते हैं कि मामला बहुत बड़ा है। इसको लेकर उन्होंने एक नहीं, मेरे हिसाब से अभी 3-4 दिन में 5-6 धरने प्रदर्शन कर दिए। और आने वाले शायद 16-17 को NSUI प्लान एक बड़ा धरना प्रदर्शन कर रही है, बड़े लेवल का, बड़े, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे। कोशिश की जाएगी कि RG भी वहां पर पहुंचे, क्योंकि लास्ट 24 में भी देखा गया था कि जंतर मंतर पर वरुण चौधरी जब NSUI प्रेसिडेंट हुआ करते, RG पहुंचे थे, तब भी नीट का मामला ही गर्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो NSUI या कांग्रेस है इस मामले को भी सड़कों पर लेके तो आ रही है, और शायद आप पार्लियामेंट कवर करते हैं, इसकी शायद गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दे। नीट की क्रोनोलॉजी थोड़ा मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इसने बड़ा डिटेल दिया। हुआ क्या, 3 तारीख को परीक्षा हुई, 3 मई को। उसके बाद अचानक से 7 मई तक जो इंटरनल सिस्टम है NTA का और एजुकेशन मिनिस्ट्री का, उसमें बहुत सारे ग्रीवांसेस आने शुरू हो गए। तो ग्रीवांस सेल बाकायदा बना रखा है NTA ने, और उस ग्रीवांस सेल में 7 तारीख तक
ये डिसीजन लेना पड़ा कि कुछ गड़बड़ हो गया है, मेजर गड़बड़ हो गई। उसमें एक ईमेल आई थी एक फादर हाँ, की। और वो सिर्फ ईमेल नहीं है, मल्टीपल चीजें बोल रहे हैं। और ये भी कहा गया मुझे कि क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स का मामला था, इसलिए पूरा सिस्टम चैनलाइज करने की जरूरत थी। 12 तारीख तक जब एजेंसीज को एक्टिवेट कर दिया गया, मल्टी स्टेट इसको वाइड करके देखा गया, तो 12 तारीख को डिसाइड किया गया कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल करने की ज़रूरत है और प्रॉपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसमें लॉन्च किया जाए। तो 3 को परीक्षा, 7 तारीख तक ग्रीवांस सेल में कई सारे इनपुट्स आना और 12 तारीख को परीक्षा को कैंसिल करके री एग्जामिनेशन के मोड में जाना। और आज की तारीख जब हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है शो, उस दिन 21 जून की तारीख तय कर दी गई है री एग्जामिनेशन के लिए। और मंत्री जिम्मेदारी भी मान रहे हैं, सरकार जिम्मेदारी भी मान रही है, लेकिन एनटीए को अभी भी बैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एबल लीडरशिप के अंडर एनटीए है। तुमने तो जिसको पकड़ा था अभिषेक सिंह, वो तो तुम्हारे सवाल पे जवाब दिए बिना चले गए। ये तो गाड़ी का एकदम दरवाजा ही बंद किया एकदम तौर टप्पे से कि मैं चला बाय। तुमने पहचान लिया था उन्हें? मैंने तो पहचान लिया था। ये असल में धर्मेंद्र प्रधान जी के घर पे ही, वो धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं केंद्र में, उनके साथ अभिषेक सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और साथ में सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी बैठे हुए थे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद बैठक के लिए अंदर गए। वो जब वो बाहर आ रहे थे तो मुझे लगा कि, और ये मैंने क्यों किया इसका भी मैं बहुत क्लियर कट बात बता देता हूँ। सीबीआई ने जो कल रिमांड नोट दिया है कोर्ट में, उस रिमांड नोट में सीबीआई ने कहा है कि इस बार इन्वेस्टिगेशन में एनटीए के ऑफिसर्स के रोल को भी वो प्रूव करेंगे। और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 24 का जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था तब ये आरोप लगे थे कि बहुत ही छोटे लेवल पे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को करके खत्म कर दिया गया। मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंचेंगे, बड़े लेवल पे क्या घालमेल हुआ वो कैसे पता चलेगा। इसलिए एनटीए के अधिकारियों के लिंक्स को इन्वेस्टिगेट करने की बात है। तो इस सवाल को एनटीए चीफ से तो पूछा जाएगा ना। अब लोग नाराज हों या ना हों ये अलग बात है, हमारा काम सवाल पूछने का है, हम पूछेंगे। हमने पूछा, उनको लगा जवाब देना ठीक नहीं, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये भी हो सकता है कि जब आपके बॉस जवाब दे चुके हैं तो आप कई बार असहज महसूस करते हैं वैसी स्थिति में जवाब। लेकिन इन सब बीच में एक चीज़ रह गई जो अनमोल ने हमको बता रहे थे। अनमोल, क्या वो एनएसवाई वर्कर्स जो थे वो पुलिस देखकर भाग गए और वापस आए? वो वाली कहानी नहीं, वापस आए। उनका मेन हुआ क्या था पूरा? हुआ ये कि एनटीए के दफ्तर के बाहर एनएसवाई का धरना प्रदर्शन चल रहा था। डिग्री फॉर सेल के नारे लगाए जा रहे थे, डिग्री चोर गद्दी छोड़, जो उनका वोट चोर गद्दी छोड़, उसी पैटर्न पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के खिलाफ ये उनका धरना प्रदर्शन का स्लोगन था। तो वहां 15 से 20 एनएसवाई के कार्यकर्ता होंगे और वो एकदम जहां एनएसआईसी बिजनेस पार्क एकदम ऑफिस के बाहर पहुंच गए। हालांकि जो लास्ट प्रोटेस्ट हमने एनटीए के बाहर कवर किए हैं वो एनटीए के जो बिजनेस पार्क का मेन गेट है उसके बाहर होता है। बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। बाहर जो छात्र संगठन है, चाहे लेफ्ट हो राइट हो, चाहे कांग्रेस का छात्र संगठन हो, वो आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हाय करते हैं, डिटेन होते हैं, चले जाते हैं। पर इस बार वो अंदर पहुंच गए, एकदम बिजनेस पार्क की बिल्डिंग के एकदम नीचे, जहां से अफसरों की गाड़ी आती है जाती है। और वहां बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। वहां आपको एनटीए का ऑफिस मिलेगा भी नहीं, बोर्ड ही नहीं मिलेंगे आपको एनटीए के वहां लगे हुए। तो आपको ये पता नहीं चलेगा कौन से फ्लोर पे जाना है, कौन से फ्लोर पर जाना है, क्या जाना है। मतलब बड़ा शेडी सा है। अगर मैं आपको बताऊं, हमें भी बड़ा टाइम लगा ढूंढने में, भाई कहाँ बैठे हैं। तो जब हमने हाय हाय के नारे सुने, हम वहां पहुंचे, तो हमने अपना वॉक थ्रू लाइव किया वहां से। तो जब इतने में पुलिस आ गई, उनको उठाने आ गई। तो अब उन्होंने देखा कि थोड़ा और किया जाए, थोड़ा लंबा खींचा जाए, अब लाइव चल रहे हैं। तो पुलिस वालों को थोड़ा वो करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए 3-4 कार्यकर्ता इधर उधर भाग गए। इतने में वो 10-12 और जो थे वो बैठे रहे। जब तक उनको काबू किया गया, उनको बिठाया गया, फिर औरों को भी उठाकर लेके जाया गया। तो वहाँ ऐसा दृश्य पहली बार देखा कि थोड़ा टाइम बढ़ाने के लिए। और फिर बाद में हमें फोन करके हमने पूछा भी कहाँ ले गए भाई, क्या हुआ, क्या ठीक हो, कैसे हो। तो उन्होंने बताया कि सर इस बार बहुत बढ़िया रहा, पानी वानी दिया, अच्छे से बात की, एकदम प्यार से। लास्ट टाइम जैसे डरा धमकाया जाता है वो किया जाता है, तो वैसा इस बार सीन नहीं था उनका कहना। एक बात मैं और ऐड करूंगा, जो ये जो नीट पेपर लीक का घोटाला है, ये एक सीकर के टीचर थे, वो विसल ब्लोअर बताया जा रहा है। वो रात के 1:30 बजे जाते हैं सीकर के एक थाने में। हालांकि वहाँ एसएचओ मौजूद नहीं थे। उनको बोला था कि आप रिटर्न में कंप्लेंट कीजिए। पुलिस का कहना है कि रिटर्न में कंप्लेंट उन्होंने दर्ज नहीं कराई, तो तब पहले पता नहीं लग सका। अब टीचर का भी जो वर्जन कई जगह छपा है, कई जगह सुनने को मिल रहा है, टीचर डर रहा था कि रिटर्न में भी क्यों दूं। और वैसे भी विसल ब्लोअर वैसे भी डर जाता है क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है, बड़े नाम है। कोई ये नीचे से नहीं हुई चीज, हुई है बहुत ऊपर से। क्योंकि मैम बहुत प्लानिंग से,
जीपीआरएस लगाकर सब ट्रैक किया जाता है, स्टेट पुलिस की भी साथ में हेल्प ली जाती है, सब बड़ा प्लानिंग से होता है। तो इसमें कोई नीचे का आदमी नहीं, जो आदमी है वो ऊपर का ही है। तो अगर तब पता लग जाता तो शायद स्थिति कुछ और होती, अभी जांच की, लेट हो गए। तो लेट हो गए मौसमी, ये इनका कहना है। विपक्ष खासतौर से राहुल गांधी, ये जो मुद्दे होते हैं इनको लेके काफ़ी सिंपैथेटिक रहते हैं, और जैसे अनमोल बोल रहा था कि वो वहाँ पे पहुँचते भी हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर बाकी विपक्षी पार्टियां जो है मुद्दा तो बना रही है, उनको भी लगता है कि गलत है, क्योंकि 30 लाख बच्चों की लाइफ का सवाल है। देखिए, ये तो मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप देखें कि पिछले कितने सालों से इस तरह की पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। एक एजेंसी बनती है, मेरी एक मतलब क्योंकि मेरे घर में ही नीट की तैयारी मेरी नीस ने की थी। ये 22 लाख जो बच्चे होते हैं उनका पूरा परिवार जुटा रहता है इस काम में, मतलब उनकी भी पढ़ाई होती है, इतनी टफ पढ़ाई होती है। और 11th-12th से ही मतलब आप माइंड मेकअप कर लेते हैं 10th के बाद ही कि आपको देना है नीट, कैसे तैयारी करनी है, पैसा लगाते हैं आप, रिसोर्सेज लगाते हैं, माँ बाप भी बच्चों के साथ चक्कर काटते हैं। तो जाहिर तौर पे मामला सियासी हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी का एक पोस्ट आया, अगर आप देखें कि वाह, मतलब फिर से पेपर लीक हो गया। तो अगर आप देखें 4 साल पहले जब पेपर लीक हुआ था तो कौन थे इसके जो आला अधिकारी थे, वो अब कहाँ पोस्टेड है। तो हम लोग ने, और उन्होंने नाम भी डाला था, तो हम लोगों ने देखा कि वो किसी एडवाइजरी बोर्ड में है, मतलब एविएशन या कहीं पे उनको रीपोस्टिंग मिली है। तो बेसिकली क्योंकि लगातार आप देखिए राहुल गांधी के जो पोस्ट होते हैं, रील्स होती हैं, वीडियोस, उसमें वो यूथ को टैप कर रहे हैं। और आजकल जेन जी का बिल्कुल जो पॉलिटिकल वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है। तो ये मामला अपने आप में ही अनमोल खुद ही बता रहा है कि एबीवीपी वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे ऐसा। और बड़ा बड़ा दुख की बात है ना, मतलब आपने इतना सारा पूरा एक एजेंसी बनाई रोकने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने ओथ लिया था उसके बाद ही छूटते ही धर्मेंद्र प्रधान से जो पहला सवाल पत्रकारों ने किया, क्योंकि उस समय जब इलेक्शन चल रहे थे 24 के, तब पेपर लीक हो गया था। तो जैसे ही उनका ओथ हुआ तो उनको सबसे पहला प्रॉब्लम यही सवाल देखना पड़ा। और उसके बाद 2 साल बाद भी अगर आप वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे आप 2 साल पहले खड़े थे, तो इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द मिनिस्ट्री, इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द एंटायर सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है। और अनमोली तो बता रहा था कि धुरंधर की मीम्स के साथ साथ ये भी चल रहे हैं कि आप यहाँ पे अमृतकाल की बात कर रहे हैं और बच्चों की मेहनत इस तरह से बेकार हो रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, मेरी एनटीए में किसी से बात हो रही थी, तो और वो बड़े अधिकारी हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि सीबीआई की छापेमारी चल रही है एनटीए में भी, तो लीक वो 5-6 सेट बनते हैं, एक सेट नहीं बनता कि वही पेपर लीक हुआ है। और मतलब कि बताया जा रहा है कि शायद इस बारी मोडस ऑपरेंडी बदली और उसके ऊपर लिखा था, गैस पेपर जैसे होते हैं तो गैस पेपर लिखा हुआ था। तो बच्चों को जब उन्होंने अपियर करने से पहले नहीं पता होगा कि ये पेपर है, ऐसा नहीं लिखा था नीट का एग्जाम पेपर, गैस पेपर, बच्चों को पता नहीं था कि वो गैस पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं वो ओरिजिनल पेपर है जो आने वाला है। इसीलिए वो थोड़ा लेट हुआ, 2-3 दिन लगे लोगों को। और जब बच्चों को ये रियलाइज हुआ कि अरे हमने तो वही क्वेश्चन सारे आंसर किए, या जिसको भी एहसास हुआ होगा, तो उसके बाद ही वो ये लीक हुआ। कोमा क्वेश्चन मार्क का भी कोई फर्क नहीं था मैम, कॉमा गैस पेपर था, गैस पेपर 100 से 120 सवाल थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, मतलब कोमा और उसका और जो पैटर्न होता है उसमें भी कोई फर्क नहीं था, वहां से पकड़ा गया ये। तो यानी कि ये लीक एनटीए से हुआ है कि जब पेपर के सेट जा रहे थे तब निकाला गया है, और वही मतलब कि या तो 5 सेट गैस पेपर के तौर पे छपे हैं, या वही सेट जो आने वाला है वो छपा है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा बवाली बात है ना। मतलब आप विदेश नीति पे भी घेर रहे हैं सरकार को, घरेलू नीति पे भी, शिक्षा नीति पे भी आपको मौका मिल जाता है राहुल गांधी को घेरने का।
पीयूष बहुत देर से चुप बैठे। इसमें मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई एम श्योर पीयूष विल आल्सो एग्री कि कितना मेहनत स्टूडेंट्स करते हैं। इट्स वेरी सैड दैट दे हैव टू डू इट अगेन। ऐश्वर्या, वो क्योंकि आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा, वो उसी दिन की बात होती ना। मैंने तो खैर देखो इंजीनियरिंग से तो दूर दूर तक, मैं वो बच्चों में नहीं थी। इंजीनियरिंग नहीं, ना बायो ना केमिस्ट्री, उन बच्चों में मैं दूर दूर तक नहीं थी। वो 10th के बाद ही मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि नहीं हो आपको पाएगा। पहले पता चल गया था पेपर लीक हो जाएगा? नहीं, मुझे ये पता चल गया था कि अगर मैं ऐसे किसी एंट्रेंस में बैठी तो मेरा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि इससे लोएस्ट कोई नहीं ला सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो मैं तो इस श्रेणी से आउट थी। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि मेहनत कितनी करते हैं लोग। ये जो अभिषेक सिंह जो चले गए, इनको मैंने लगातार 3 दिन फ़ोन किया ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली एनटीए में चल क्या रहा है। सबसे पहले दिन रिक्वेस्ट किया था इंटरव्यू के लिए, खैर वो मिला नहीं। मैंने इनको रात को 11 बजे भी फ़ोन किया और इनका जवाब ये था कि ऐश्वर्या अभी मीटिंग के अंदर जा रहे हैं, जल्दी से कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन होगा। सेम कॉल्स मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी किए थे, बिकॉज कहीं से कुछ एक क्लैरिटी मिलने की कोशिश हो रही थी कि क्लैरिटी मिले कि भाई आखिरकार आगे क्या होने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने देर रात तक मीटिंग करी है और इस बार कोशिश वो ये कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड जो पिछले 2-3 टर्म से नहीं पकड़ा गया है, जो भी मास्टरमाइंड हो उसको पकड़ा जाए। अंदर का आदमी, जो अंदर का आदमी, कि गवर्नमेंट यहाँ तक तो पहुंच गई है मतलब लीक अंदर है, the mole is inside। तो ये जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, इनकी मीटिंग्स जो मैंने कॉल्स कर करके पता की, ये सुबह से हो रही हैं। कल देर रात को भी जो मैंने कॉल किया उसमें यही था कि सर इज इन अ मीटिंग। कल देर रात को एक मीटिंग हुई भी है, मैसेज 12 बजे के आसपास आया कि अभी एक मीटिंग चालू है जिसके अंदर डिसीजन ले लिया जाएगा। रात की मीटिंग में ही डिसीजन लिया गया कि 21 जून को ये किया जाएगा। गवर्नमेंट इसको फायर फाइटिंग मोड में ले रही है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जब सड़कों पे आते हैं, बिकॉज सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, पेरेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है। और सेंटर्स आपको अलग अलग मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि घर के पास का ही सेंटर मिले आपको। तो ट्रैवल से लेके बाकी चीज़ें भी हैं। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि 21 जून। पर ऐश्वर्या, मेरा ये सवाल है कि एक तरफ आप ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रहे हैं और 10 गाड़ियों से 2 गाड़ियों की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कितनी बड़ी एक्सरसाइज है ये बताएंगे, कितना पैसा लगता है, कितने सेंटर्स पे आप है, और विदेश में 14 कंट्रियों में नीट के एग्जाम होते हैं, सिर्फ आपकी कंट्री में नहीं, 14 कंट्रियों में नीट का एग्जाम है। पूरा सरकार का शासन और प्रशासन तंत्र लगता है। तो ये सब चीजें प्लग इन करके हम लोग बचत कर सकते हैं ना, पूरी तरीके से कर सकते। वर्ल्ड का मैम सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इस समय नीट यूजी है। बताइए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा। हमारे वर्ल्ड में और भी पॉपुलस देश है, चाइना है हमारे साथ, इंडिया तो हम 2nd नंबर पर, यूएस है 3rd नंबर पर सबसे ज्यादा बड़ा अगर स्तर का माना जाए तो नीट यूजी माना। अभी भी आप गूगल पर या कहीं एआई पर सर्च करेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, तो नीट यूजी लिखा आएगा मैम। तो आप वहीं से समझिए 20 से 22 लाख बच्चा एक ही दिन अपीयर हो रहा है, एक ही तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो कितना लंबा और कितना बड़ा ये प्रोसेस होगा, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा प्रोसेस है, पर पैसा भी तो है मैम। करोड़ों खर्च 1700 आई थिंक 1900 कुछ इसकी फीस है नीट यूजी की, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस कैटेगरी, ओबीसी, SC, ST इन जनरल। तो सरकार को हजारों करोड़ तो मैम नीट यूजी से इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ 1100-1200 करोड़ में पड़ रहा था जेई से इकट्ठे हो जाते हैं। सीयूईटी से तो आपको और भी पैसा इकट्ठा हो जाता है। जो आर्ट्स के विद्यार्थी जिन्होंने आर्ट्स के कोर्सेज में एडमिशन लेनी है, यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है, वहां से आपको हजारों करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं एनटीए को। अगर आपका इतना हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, वो कहाँ जा रहा है? तो व्यवस्था भी करते हैं। हाँ, व्यवस्था भी कीजिए ना। नहीं, ये बड़े लोग को बचाया जा रहा है, वो आरोपी बोल रहे थे बड़े लोग को बचाया जा रहा है, बड़े लोग को बचाया जा रहा है, क्योंकि मोल अंदर ही है। क्योंकि ये इतना बड़ा लीक इम्पॉसिबल सा लगता है कि वो कहीं बाहर। कुछ कोचिंग माफिया का भी मैम इसमें एंगल है। एक बहुत देश में ना कंपटीशन चल गया है कि हमारा बच्चा, अब यूपीएससी में देखिएगा 1-2 टॉपर होंगे, अब वही 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दूसरे दिन सब बड़े अखबारों में ऐड देंगे। आप सोचेंगे यार ये यहाँ भी पढ़ रहा है, ये यहाँ भी पढ़ रहा है, ये यहाँ भी पढ़ रहा है बंदा। वही से नीट और यूजी में मैम आप बैठ जाइए, 5-10 अखबार उठा लीजिएगा रिजल्ट के दूसरे दिन वाले, आप कहेंगे ये बच्चा यहाँ भी पढ़ रहा है, ये बच्चा वहाँ भी पढ़ रहा है। फिर वो कहते हैं कि सब्जेक्ट की वेरिएशन है जी, हमारे यहाँ बायो पढ़ता था, हमारे यहाँ केमिस्ट्री पढ़ता था, हमारे यहाँ कुछ पढ़ता था। तो एक कंपटीशन है। अभी माँ बाप के दिल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 महीने का मैम वक्त अभी रह गया है, बच्चों को फिर उस लंबी प्रोसेस से जाना रहेगा। अब थोड़ा बच्चा रिलैक्स हो जाता है, कुछ और करता है, कुछ अपनी हॉबीज परस्यू कुछ करता है। अब 1 महीना उसका गया मैम, एकेडमिक कैलेंडर का भी डर लगना शुरू हो गया, कहाँ गया। क्या इस 1 महीने में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो बच्चों को हेल्प करेंगे?
आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उन्होंने तो बिना फीस, पैसे के। हाँ, 1 साल 1.5 साल की उन्होंने जो फीस ली है, कई बच्चे तो 10वीं से तैयारी शुरू कर देते हैं, कई 8वीं से शुरू कर देते हैं तैयारी। अब सबसे बड़ा सवाल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर भी है, क्या वो 1 आध महीने के लिए कोई छोटा कोर्स या बच्चों को जोड़ के रखने के लिए कोई सिलेबस या नोट्स की हेल्प करेंगे? बच्चे क्या कह रहे थे, आपको बात हुई थी बच्चों में मैं बहुत असंतोष है। मैं पंजाब से हूँ, तो हमारे वैसे ही बहुत कल्चर है बाहर जाने का, तो कनाडा अमेरिका जाने का। तो मैंने कुछ बच्चों अटक गए बस यहाँ। आप क्या करूँ ये जाएगा भी बहुत जल्दी। किस्मत नहीं, ये बोला है मैं रिपोर्टिंग करूंगा जब तक मौका मेरा कनाडा का टिकट नहीं हो जाता, फिर मैं जाऊंगा। तो मैंने बात की तो बच्चों में बड़ा असंतोष है। इससे तो कह रहे हैं कि हम भाई आइल्स की तैयारी कर लेते, कुछ और कर लेते भाई, फिर वही खज्जल होना, पढ़ना, टाइम देना। खज्जल नहीं, खज्जल होना, मतलब कि तंग होना। अभी खज्जल याद रखिए यार, मतलब तंग है इस समय विद्यार्थी, और वो बड़े क्वेश्चन मार्क में है पेरेंट्स भी कि यार अगर अब ये हाल है, क्योंकि मैम देखिए मेडिकल आसान नहीं है। मेरे बहुत से मित्र डॉक्टर हैं, 30-30, 32-32 साल के वो हो चुके हैं, अभी भी वो बेचारे MD में पढ़ रहे हैं। कई लड़कियां हैं, उनका तो शादी, भविष्य, परिवार वो भूल चुकी हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मेडिकल कोई आसान नहीं है। 5-5.5 साल आपको MBBS में लग जाएंगे, 24-25 तक आप तैयारी करते रहेंगे, फिर आप MBBS में दाखिला लेंगे, फिर आप 30 के फिर PG की एडमिशन लेंगे। और PG में भी क्या होता है मैम, PG में अभी मैंने लास्ट ईयर स्टोरी की थी, एम्स के पास एक जगह है गौतम नगर, शायद मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, जगह है, वो हब माना जाता है मेडिकल के MBBS के छात्रों का। वहाँ MBBS के और जो मेडिकल के और UG कोर्सेज के बच्चे वहाँ पर रहते हैं, वो पूरा एरिया ही डॉक्टर्स का है। तो वहाँ मैं स्टोरी करने गया, और मेरे एक मित्र, उनकी वाइफ भी वहाँ पर रहती है, वो ऑन्कोलॉजी पढ़ रही है, कैंसर की पढ़ाई, तो उनसे भी मैं मिलने वहाँ पर गया। तो जब नीट PG का एग्जाम था, आप ये सोचिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कितना बड़ा ब्लंडर किया। जो बंदा दिल्ली रहता उसको झारखंड दे दिया सेंटर, जो झारखंड रहता था उसको तमिलनाडु दे दिए गए थे सेंटर, और जो तमिलनाडु रहता था उसको जम्मू दे दिए गए थे सेंटर। तो आप समझिए कि UG में भी और PG में भी। और सेम यही चीज अभी CUT में भी देखने को मिली कि जिन लोगों के जहाँ के डोमिसाइल थे उनको वहां के सेंटर दिए गए। अब मैं रह रहा हूँ दिल्ली, मैं वोटर हूँ पंजाब का, अब मेरा डोमिसाइल है पंजाब का, पर मैं तो कई सालों से दिल्ली रह रहा हूँ ना, मुझे तो दिल्ली सेंटर चाहिए फॉर एग्जाम्पल। अब आपको दे दिया जाएगा पंजाब, अब फिर वही पंजाबी का शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, आप हो रहे हो खज्जल। अब इसी में याद आया मुझे कि अहमद फराज ने कहा है, चला था जिक्र जमाने में बेवफाई का, सो आ गई तुम्हारी याद ऐसे ही, तुम्हारा ख्याल ऐसे ही। तो NTA पे लागू होता है। लेकिन इसमें ना ये जो कह रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ध्यान है, 2 चीजें। एक तो कैसे रेड फ्लैग्स इशू हुए थे। पीयूष बहुत देर से बेचैन होकर बैठा हुआ, मैं जल्दी खत्म करता उसको। ऐसा कर दो पीयूष को एकदम राहत की सांस दे दो, कुछ बोल लो, तुम कुछ भी बोल लो। हाँ बोल लो, उसके बाद मैं फिर आता हूँ। नहीं आप अपनी शायरी पूरी अच्छा, मैं शायरी के बाद फिर फैक्ट पे आता हूँ। खज्जर, इसको खज्जल अभी मैं खज्जल हो रखा हूँ। अच्छा, फाइनल रिबटल देना चाहेगा। फाइनल रिबटल देगा। 2000 जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन की है, उसने कहा 2000 कितना अचीवमेंट है NTA का कि साल 2024 में 14 एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराए NTA ने। 5 में इरेगुलरिटीज या क्वेश्चन मार्क उठे। 5 में स्ट्राइक रेट देख लीजिए आप, 14 में से 5, जिसमें 2024 का नीट का पेपर लीक शामिल UG का, जिसको लेके सारी फजीहत हुई थी धर्मेंद्र प्रधान जब सरकार में आए थे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बीते 1 सालों में, यानी कि दिसंबर 25 में जब ये रिपोर्ट तैयार हुई, कि बीते 1 सालों में जो NTA का बिहेवियर रहा है परफॉर्मेंस वाइज, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने लायक नहीं है। तो इतने हार्श शब्द पार्लियामेंट्री कमेटी उसको दे रही है। और जो हाई लेवल कमेटी थी जिसको सरकार ने नियुक्त किया था, राधाकृष्णन कमेटी, उन्होंने भी कई सारे लूपहोल्स निकाले थे NTA के कामकाज में। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जहाँ प्रिंट होता है क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे मोबाइल फोन्स अलाउ नहीं करो। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको पूरा आप उसमें जियो टैगिंग लगाना शुरू करो। जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको आपको सिक्योर करना होगा। हाइब्रिड मॉडल की उन्होंने बात की थी कि सीधे एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर आप टेस्टिंग सेंटर पे भेजो, वहां डिक्रिप्ट हो, वहीं पे प्रिंट हो और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए बच्चों को, ताकि ये पेपर ट्रांसपोर्टेशन में जो घालमेल होता है उसको खत्म किया जाए। ये तो एक बात हो गई। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे जब मैंने सवाल पूछा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, तो उन्होंने
जो बात कही मुझे लगता है आगे जाके इसको बड़ा स्ट्रेच होगा ये मामला। कह रहे हैं कि नहीं उसमें तो विपक्षी नेता भी होते हैं और आपको पता है कि विपक्ष के लोग किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं पॉलिटिकल बात पे जवाब नहीं दूंगा। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पॉलिटिकली क्या देखी जाती है क्या? वो तो उसमें सत्ता और विपक्ष के सारे पक्षों के लोग होते हैं। हाँ, विपक्ष के लोग होंगे तो थोड़ा क्रिटिकल एलिमेंट्स लेके आएंगे, लेकिन इवेंचुअली तो कंसेंसस से ही सब कुछ लिख के टेबल किया जाता है। तो हो सकता है ये आगे चलने वाले समय में बाकी जो कमिटीज़ की रिपोर्ट है उसको लेके भी सवाल खड़े हो। फिर ऐसे क्या है पीयूष, ओवरऑल गवर्नमेंट का जो इस पे टेक है? देखिए, ये तो है कि इसको वंस एंड फॉर ऑल प्लग इन करना है कि दोबारा ये नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने अनमोल से कई सारी बातें सुनी ऐश्वर्या, और लेकिन ये चीज़ समझने की इस बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पेपर को रीटेस्ट अनाउंस कर दिया गया साथ ही साथ। ये ऐतिहासिक है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि इतने बड़े लेवल का जो पेपर है उसको रीटेस्ट का अनाउंस कर दिया गया हो और तुरंत सरकार ने इसमें एक्शन लिया हो। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि सिस्टमेटिक फेलियर है। पिछली बार की बात है, तब झारखंड से आते भी हमें, तो जब पिछली बार हुआ था तो हजारीबाग में हुआ यह था कि सेंटर के बाहर ही, वहां पर जब पेपर पहुंचा तो वहां पर ही जो है वो पेपर निकाल लिए गए, टेलीग्राम पर भी लीक हुआ था और वहां से निकालने के बाद जो है उसका सॉल्व्ड पेपर के साथ साथ वो लीक हो गया था। एमबीबीएस स्टूडेंट्स थे उसमें हुआ ये था, एमबीबीएस के स्टूडेंट से उसमें हुआ ये था कि जब लीक हो गया तो उसके बाद ये प्रेशर था सरकार के ऊपर कि आप रीटेस्ट कराइए, लेकिन पिछली बार रीटेस्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक मास लेवल पर सिस्टमेटिक फेलियर नहीं था। सरकार का ये कहना था कि भाई इससे जो एक मास लेवल पे जो बच्चे हैं उनको क्यों परेशानी में डाला जाए। कुछ राज्यों में ही इसका नेटवर्क पाया, बिहार, झारखंड, तो लगभग तो 1563 छात्रों का रीटेस्ट हुआ था, उनको ग्रेस मार्क्स भी दिए गए थे। इस बार क्या हुआ है कि पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। मतलब आप सोचिए कि दीमक जो है वो इस बार सिस्टम में घुस चुका है, क्योंकि अब आप सोचिए गेस्ट पेपर में 100 से ज्यादा सवाल सेम आ जाएं और उसी तरह के उनके सॉल्व पेपर लोगों तक मिल जाए तो सिस्टम बहुत कॉमा भी सेम आ जाए तो सिस्टमेटिक फेलियर है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई इसको रीटेस्ट ही कराया जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या होने वाला 21 जून को वो भी समझने की जरूरत है। 21 जून को जब पेपर होगा उससे पहले की प्रक्रियाएं हैं जो राधाकृष्ण कमेटी की हैं, जिस पर सरकार पहले भी इंप्लीमेंट कर चुकी है। उसको कुछ एक रिकमेंडेशन है, कुछ रिकमेंडेशन रह गए थे जिसमें सीबीटी की बात भी कमेटी ने कही थी, वो नहीं हो पाया इस बार। 21 जून को क्या होगा, और ये सभी जो छात्र अपीयर होंगे उनको भी समझने की जरूरत है ताकि उनमें एक विश्वास आए। सिस्टम में जब तक विश्वास नहीं आएगा तो फिर छात्र तैयारी ही क्यों करेंगे, क्योंकि फिर उनके मन में आ सकता है कि फिर दोबारा से लीक हो गया और दोबारा से फिर उनको उसी सभी प्रक्रिया के तहत जाना पड़ेगा और ये भी देखने वाले 22 लाख अभी अपीयर हुए, तब कितने अपीयर होते हैं? तो ये तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ना इसमें। इस बार इसमें कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस हैं हाँ आते कितने वो दिखाएगा कि लोगों को सरकार पर कितनी उम्मीद थी कि भी अगर 22 में से 22 लाख बच्चा आता है तो कहीं ना कहीं लोगों ने सरकार की बात मान ली। 22.5 लाख 22.8 लाख है। ओके, तो इनके अंदर ये डालने की जरूरत है कि उनको सिस्टम पर भरोसा हो, इसलिए रीटेस्ट अनाउंस कर दिया गया है। 21 जून से पहले क्या क्या प्रक्रिया होंगी वो समझने की जरूरत है। जब ये अनाउंस कर दिया गया है, अभी से ही पेपर सेट करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला लिया गया है। उनको कहा गया है कि भाई आप पेपर सेट करिए। आपको हमको किसी को नहीं पता कि वो कौन एक्सपर्ट्स हैं जो पेपर सेट करेंगे, नहीं पता, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पेपर सेट होने के बाद जब पेपर सेट हो जाएगा तो उसको प्रिंटिंग मशीन जो जहां पर भी प्रिंट होगा वो एक कमर्शियल जगह होगी जहां पर इसको प्रिंट किया जाएगा। जहां पर इसको प्रिंट किया जाएगा वहां पर जो अधिकारी होंगे उनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं होगा। ये कमेटी का रिकमेंडेशन है, इनको फॉलो करना होगा। उसके बाद अगर वो हो जाता है तो सेंटर्स तक जो एग्जाम मटेरियल है वो जो सेंटर्स तक पहुंचेगा एक ऐसी गाड़ी में जिसमें जीपीएस लगाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स होंगे, सारे के सारे मौजूद होंगे। उनकी निगरानी में वो सेंटर तक पहुंचेगा एग्जाम मटेरियल। हर सेंटर पर 5400 से ज्यादा सेंटर्स हैं, हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। इन सभी सीसीटीवी कैमरेस की मॉनिटरिंग एक सेंटर से होगी जो दिल्ली में है। और उसके बाद जिस दिन ये होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं वो उस दिन वहां पर मौजूद रहेंगे जब एग्जाम हो रहा होगा, और सीधा सरकार का पूरा नजर उस पर रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होगा, आपस में तालमेल बैठेगा, उसके बाद इस एग्जाम को कराया जाएगा। तो सभी प्रक्रियाएं जो रिकमेंडेशंस हैं राधाकृष्ण कमेटी को सभी को इम्प्लीमेंट कराने के बाद एग्जाम कराया जाएगा। ताकि इसलिए किया जा रहा है ताकि
जो छात्र हैं उनका विश्वास सिस्टम से ना डगमगाए। आप ये सोचिए, बहुत बड़ी चीज हो जाती है, सैफ अली खान के घर में चोर घुस गया और सैफ अली खान पर ही हमला कर दिया। बड़ी बात थी, किसी को उम्मीद थी कि सैफ अली खान एक ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं मुंबई के अंदर, उनको चाकू से मार दिया गया। सिस्टम में फेलियर होता है, उसको ठीक कौन करता है? सिस्टम ही करता है ना। सिस्टम किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। तो अब दायित्व उनका है कि वो कैसे करते हैं, लेकिन हमने आपको प्रक्रियाएं बताई कि कौन सी प्रक्रिया फॉलो होगी, कैसे एग्जाम होगा, ताकि छात्रों में कॉन्फिडेंस आए, वो आगे बढ़े और तैयारियां करें। और 3 तारीख को ना AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैमरों को मॉनिटर भी किया जा रहा था, और इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कई सारे कलेक्टर्स और SPs को उस दिन फोन किया था उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कि क्या हो रहा है, वो सेंटर पे मौजूद है कि नहीं है। एग्जाम 3 तारीख को, 3 मई को कॉल्स किए गए। तो ये, और वो किसी को नहीं पता था कि ये किस कलेक्टर को फोन जा रहा है, किस SP को फोन जा रहा है, ताकि ये पता चले कि जो स्टेट लेवल का मैकेनिज्म है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैकेनिज्म है, वो काम कर रहा है कि नहीं। तो इस बार तो जब 21 जून को होगा, तो वो जो पीयूष बता रहे हैं वो पूरी क्रोनोलॉजी टू द टी इम्प्लीमेंट होते हुए आपको दिखेगा। इसमें 2 लाइन मैं बोलना चाहती हूँ। ये जो बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान खुद ही मॉनिटर कर रहे थे, जब ये खबर फूटी तो ये मामला इतना पेचीदा है कि सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाल दी थी कि आप पेपर लीक बंद कीजिए। जो बात कर रहे हैं ना कि ABVP को तो प्रोटेस्ट के लिए आना ही पड़ेगा सड़कों पर, इतना पेचीदा है कि अशोक गहलोत के नाक में दम कर दिया था, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। और जैसे ये खबर हुई तो सचिन पायलट, मैंने लगातार उनको फ़ोन करी थी कि आप कहाँ पे हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ोनो दिया, और फिर वो पहुँचे कांग्रेस दफ्तर। तो 40-50 मीडिया कर्मी ना इंतज़ार कर रहे थे उनका रिएक्शन के लिए। और जो बात ये कह रहे हैं ना कि क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर धर्मेंद्र प्रधान पर भी है। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि ये पूरा टॉप तक जाता है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सचिन पायलट ने, विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का। बात यह है कि सिस्टम को ठीक करने में कितना वक्त लगेगा। जेनजी इससे संतुष्ट नहीं है कि आपने CCTV लगा दिया। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। अगर एग्जाम अच्छी तरह से हो जाएगा तो आपके ऊपर भरोसा है, वरना फिर ये सब बातें बेईमानी है। इस पे हम और बातचीत करेंगे। अनमोल, तुम ये भी बताना कि किस तरीके से सिर्फ एग्जामिनेशन तक नहीं होता है, उसके पीछे की भी जो प्रक्रिया NTA कराता है, कई बार उस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। एडमिट कार्ड को लेके कई सारे बच्चे जो हैं अपना सेंटर्स नहीं पहुंच पाए क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत लेट आता है या कई बार नहीं आता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। अभी टाइम हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देख सकते हैं हमारे चाय के कप खाली हो चुके हैं, अनमोल यहाँ बैठे हैं, दोबारा उनको भरेंगे जब हम ये ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम वापस आएंगे, हम NTA की बातचीत करेंगे और हम 2 और मुद्दों की बातचीत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं उसका हम लोगों पे जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, मौसमी के जीवन पर भी असर पड़ा है, वो बताएंगी वो कहानी छोटे से ब्रेक के बाद। जब प्रॉपर्टी की बात होती है NCR में नोएडा का नाम आता है, गुरुग्राम का आता है, गाजियाबाद क्यों पिछड़ गया? मैं बहुत ऐसे लोग को जानता हूँ जो गाजियाबाद होने के बावजूद बोलते हैं भाई मैं तो दिल्ली से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, एंड देन से कि यार कि मैं दे डोंट वांट टू से दैट दे आर फ्रॉम गाजियाबाद। तो ये शेम क्यों है गाजियाबाद को लेकर? इन्वेस्टर का ध्यान सारा गाजियाबाद की तरफ आ चुका है, तो पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। अगर कोई गाजियाबाद के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है और वो किसी एजेंट की भी हेल्प नहीं ले रहा है, कोई ब्रोकर भी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कैसे ढूंढेगा? आज कल मेरे पास फोन आया, बोलता है कि सर मेरा बजट बहुत कम है। मैंने कहा कितना बजट है? कहता है मेरा सिर्फ 1.5 करोड़ का बजट है। 1.5 करोड़ बजट आज के भी दिल्ली NCR मार्केट में सस्ता, सबसे लोअर बजट माना जा रहा है। तो अगर बात करो तो पर स्क्वायर फीट का रेट महज 8 से 10 हज़ार के पर स्क्वायर फीट के रेट पे गाजियाबाद में आज भी अच्छी प्रॉपर्टीज, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर इतना कुछ है तो फिर अभी भी गाजियाबाद अंडर वैल्यूड क्यों है और अंडर प्रिफर्ड क्यों है? क्यों लोग नहीं जाना चाहते हैं? ऐसा यूजर जो एक्चुअली एक एंड यूजर है और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है, आई थिंक गाजियाबाद कैन बी द बेस्ट प्लेस। जीरा देखिए खत्म नहीं हुआ। इतने ये लोग खराब है ना ऐश्वर्या, ये लोग एक बार नहीं 2 बार हो चुका है जीरा। अलग से मैसेज किया इसने कि जीरा खत्म हो गया। लाल मिर्च भी खत्म हुई थी ना दूसरे वाले कॉल में, और आज ब्लिंकिट बहुत खराब। देखिए अब एपिसोड खत्म करें पहले हम। बिस्लेरी 5 लीटर वाला मंगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं।
हम आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में अब आपसे बात करेंगे। सरकार ने पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। कई सारे लोग नाखुश हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये राइज होगा। अमित भारद्वाज कई सारे पेट्रोल पंप कई सारे दिनों से घूम रहे हैं। अनमोल भी कई सारे लोगों से बातचीत कर रहा है। अमित, तुमने बड़े एक इंटरेस्टिंग अंकल से बात करी। वो एक मुद्दे पर तो सरकार के साथ थे, दूसरे मुद्दे पर सरकार पे गरिया रहे थे। अब क्या हुआ कि सुबह सुबह का टाइम था, अंकल पेट्रोल भराने आए। हमने पूछा कि सर पीएम ने अपील की है कि भाई कंजम्पशन कम करना है पेट्रोल डीजल का। उन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से सरकार का समर्थन किया। नहीं नहीं, हम लोग को सब कुछ साथ आना पड़ेगा, सरकार के करना पड़ेगा, अब वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन। ये सब उन्होंने अपनी बातचीत रखी। फिर हमने कहा कि सर वो सोना भी मना किया गया 1 साल खरीदने के लिए। ऐसा लगा किसी ने बम का वो जो है बटन दबा दिया, भाग से फटे एकदम वो कह के कि क्या मतलब है कि सोना नहीं खरीदना है, हम ही सब कुछ करेंगे कि सरकार भी कुछ करेगी, हम ही लोगों को सारा स्टेप ले लेना है, सरकार क्या कर रही है। तो एकदम हो सकता है उनके घर में कोई शादी वादी हो जिसकी वजह से पूरा भड़क गए वो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स मिल रहा है आपको पेट्रोल पंप पे। बहुत सारे लोग हैं। आज सुबह ही जब मैं लाइव पे था तो एक बाइक वाले हमें मिले। उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी के लिए हम सब करने को तैयार हैं। 3 रुपए बढ़ा था तभी पेट्रोल। अच्छा, तब तक उनको अंदाजा भी नहीं था कि 3 रुपए का इजाफा हो चुका और उनकी जेब पे चपत लग गई है। तो उनका नहीं, फिर बताया हमने, फिर कहा नहीं मोदी जी के लिए हम ये करने को तैयार हैं। 3 रुपए का नुकसान सह लेंगे, अभी थोड़ा और बढ़ेगा तो हम सह लेंगे। लेकिन फिर वहीं आपको और भी लोग मिलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, रोज उनको ऑफिस जाना है, वर्क फ्रॉम होम मोड उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, और वो भी रियलाइज कर रहे हैं क्योंकि अब ना ये जो पिछले कुछ समय में जैसे हर दिन 70 पैसे 80 पैसे बढ़ता था एक टाइम पे, फिर वो रुक गया। 4 साल से तो वो उस तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो उसने लोगों को उनकी साइकी ट्रेन कर दी है। लोअर मिडिल क्लास समझता है कि यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, वहाँ मेरा इमीडिएट खर्चा बढ़ेगा और सब्जी जो कल सुबह लाऊंगा वो महंगी हो जाएगी, जिसमें मैं कमोडिटी बिजनेस कर रहा हूँ वो भी महंगा हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स समझने लगा है, तो वो चिंतित है इस वक्त। अनमोल, तुम भी बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिले पेट्रोल पंप पर। मैं मिला, बट धीरे धीरे हो क्या रहा है, फूड की जो प्लेट वो महंगी होती जा रही है। पहले कमर्शियल सिलेंडर महंगे हुए, बीच में तो शॉर्टेज थी। किसी समय में राजमा चावल 100 और 120 रुपए प्लेट खाया करता था। आज के समय में 150 रुपए में खाया करता हूँ। तो कहीं ना कहीं थाली पर भी असर है। आपकी प्याज और पापड़ मिल रहे हैं उसमें। पंजाबी आदमी आए और राजमा चावल की बात ना हो। प्लस पर 30-40 रुपए का फील होता है। आपका फील होता है व्हेन यू आइदर पेटीएम से पे करें या कैश से पे करें, तो फील होता है। चाहे हमारी तरह कुआरे आदमी को भी फील होता है। अब शादीशुदा जो परिवार वाला है उसको तो अरे नहीं जानबूझ के बैठे हुए हैं, चार लोग शादीशुदा बैठे हुए हैं, जानबूझ के बोले कुआरा आदमी। तो भाई महंगाई फील हो रही है लोगों को। और अभी मैम खारिफ का सीजन है, अभी किसानों से भी बात कर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को, क्योंकि किसानों का डीजल और ट्रैक्टर से बड़ा रिश्ता रहता है। तो एक पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं किसानों को अगर बात की जाए तो उन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा मैम, क्योंकि उनका 1-2 लीटर का इस्तेमाल नहीं होता, वो बहुत लीटरों ही लीटर तेल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि चावल की खेती का शुरू हो जाएगा, जैसे अभी गेहूं की खेती खत्म हुई है तो उसमें बहुत तेल का इस्तेमाल होता है। कद्दू बोलते हैं हमारे पंजाबी में उसको। सारा खेत को समतल किया जाता है, पानी भरा जाता है, तो वहां पर भी असर देखने को मिलेगा। तो गांव देहात में तो इसका असर है ही, और शहरों में तो है ही। मैं अभी मुझे कल एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरे एक मित्र हैं एंड साइंटिस्ट हैं, तो उनका फोन आया बड़े घबराहट से, अरे लॉकडाउन लग गया भाई, हमारे ऊपर से डीओपीटी से पर्चा आया है भाई, वो कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम। अरे मैं कहा भाई दिल्ली सरकार ने 2 दिन का किया है, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। और तुम्हारा तो वैसे ही काम घर से, साइंटिस्ट लोग हो। बोल रहा हूँ घर बैठे हुए खज्जल हो गए, इतना तंग हो गए, इतना धूप में जाओगे बाहर 40-40 डिग्री। आज का एडवाइजर रख लेना चाहिए सरकार को, कोई भी हाइपर टेंशन में भी होगा तो उसको कूल डाउन कर। आज का नया वर्ड पता क्या है? खज्जलिज्म। हाँ, फिर तुम्हारी बात माने वो? हाँ, तो माने मेरी बात। मैंने उनको 2-3 वेब लिंक्स भी भेजे थोड़ा कूल डाउन करने के लिए। उनको डीओपीटी से कुछ आया होगा पर्चा, तो वैसे ही मुलाजिम घबरा जाता है, यार क्या आ गया, ये है क्या, फरला सा भेज दिया है, इसको क्या किया जाए इसका। तो उनको समझाया गया कि इतना घबराने की वो नहीं है, पर हाँ तब भी बी कोशियस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थोड़ा अंग्रेजी में 1-2 लाइनें मारी, थोड़ा उनको समझाया कि रहना भर लीजिए, कुछ हो भी हो ना हो तो आप तो अपना तैयार रहिए। तो बस फिर वो समझ गए।
ऐश्वर्या इसमें देखिए मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं ना, इन्होंने मुलाजिम बोला, इनको मुजरिम सुनाई दिया। इनका हाल ये है कि ये सोचे कि जो शब्द अनमोल इन पर फेंक रहे हैं इनको संभाले कैसे। तो अभी ये जिक्र कर रहे थे कि हम लोग भी खज्जल बहुत यूज करते हैं, खज्जलिज्म इनने कर दिया। तो मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार से है, यूएसबी से है, एनआरबी है, नॉन रेजिडेंट, पर सबकी सब जगह की भाषा पिक कर लेते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जो बात ये कर रहे हैं, देखिए जहाँ तक फ्यूल, हाँ बहुरूपी हूँ मैं, बहुरूपी हो, पर आज कैसे आए हो ऑफिस? पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया है? तुम्हें पता है कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने वो मोटरसाइकिल पे चल पड़े, देवेंद्र फडणवीस, और सारे मुख्यमंत्री ने अपना, आज तुम आए कैसे आए होंगे मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ यहाँ पे भाषणबाजी से नहीं चले। मेरे घर से मिलता है ऑटो, शेयरिंग ऑटो, उसमें बैठते हैं 5 लोग, 3 पीछे 2 आगे। मैं आगे लटक के आया हूँ, 40 रुपए देके शेयरिंग ऑटो में मेट्रो तक पहुंचा हूँ, और वहां से फिर 30 रुपए मेट्रो का वो दिया, मैंने किराया तब आया हूँ। इसमें चलान और कटेगा ऑटो वाले का, तुम आगे बैठ के आ रहे हो। नहीं, इसका फैक्ट चेक कराओ, तुम फैक्ट चेक में माहिर हो, इसका फैक्ट चेक कराओ कि ऑटो से आया कि नहीं, शेयरिंग ऑटो से। सीसीटीवी कैमरा लगाए थे यहाँ पे। ऑटो जहाँ रुकी आके मेट्रो पे जब आगे बैठे तो हैंडल मुड़ रहा था, विशाल का है ना, थोड़ा दिक्कत भी होती है ये इससे। लेकिन एक चीज मुझे ध्यान आई, एक फोटो आई थी, वो मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे मंत्री जी, और मोटरसाइकिल के पीछे गार्ड बैठे हुए थे, कई सारे अलग अलग मोटरसाइकिल पे। वो लेकिन अकेले नहीं बैठे थे मंत्री जी। हाँ, अकेले नहीं थे, 2 लोग बैठे थे उस बाइक। पहले की फोटो में अकेले थे, फिर दूसरी वाली फोटो में 2 लोग थे। तो वो मोटरसाइकिल का जो माइलेज था वो तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति लीटर का रहेगा, और बहुत बढ़िया एकदम कहीं ब्रेक नहीं लगाना हो, और एकदम धक्का गाड़ी चल रही हो, तो 22 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज वो मोटरसाइकिल देती है। बड़ी भारी भरकम मोटरसाइकिल। गाड़ी में अगर बैठे होते तो 4 आदमी बैठते। गाड़ी का कितना 18 आ जाता, 17-18 तो आ ही जाता। तो अगर 2 मोटरसाइकिल के हिसाब से भी देखेंगे तो मेरे ख्याल बचाने के चक्कर में जो है तेल ज्यादा खर्च हो गया। जो तुम कहानी बता रहे हो इसमें, ये आप बिहार की बात कर रही थी, तो कई सारे ऐसे नेता भी थे जो बहुत पुराने से एकदम मिनिमम पे चल रहे थे। हमें किसी ने बिहार में ये किस्सा सुनाया, सम्राट चौधरी जो हैं, वो एक नया उन्होंने डिसाइड किया कि मोटरसाइकिल, साइकिल सब छोड़ो, पैदल चल के जाऊंगा। तो वो अपने घर से गए लगभग 1 किलोमीटर पैदल चल के, पास में वो चल के गए अपने ऑफिस तक पैदल। इसी बिहार में नीतीश कुमार थे, 2017 में उन्होंने वो बुलेट प्रूफ एम्बेसडर छोड़ी, और छोड़ी तब जब उसके पुर्जे मिलने बंद हो गए। मेरी एक पुराने बिहार के नेता से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो उन्होंने एम्बेसडर लास्ट तक वो घिस के चला रहे थे, क्या कारण था? वो बचत की जो एक मानसिकता होती है। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या जी, जब इसका एम्बेसडर के पुर्जे मिलने बंद हो गए, तब जाके एक स्कॉर्पियो और सफारी की बात लोगों ने उनसे करी कि अब तो नई गाड़ी ले लीजिए, इसके तो पुर्जे मिलने बंद हो चुके हैं। तब नीतीश कुमार ने अपनी गाड़ी चेंज करी। तो कई सारे लोग जो है ये एग्जाम्पल अब पॉलिटिकल सर्कल्स में दे रहे हैं, मंत्रियों को खास तौर से, कि भाई जो बड़ा कुनबा रहता था उसको कट शॉर्ट करके जितना मिनिमम हो सके वो करिए। एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको दिल्ली के दिनों का बताती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी, ये 2 लोग 70s 80s में दिल्ली की सड़कों पे पाए जाते थे स्कूटर के ऊपर। आडवाणी जी चलाते थे, वाजपेयी जी पीछे बैठते थे। दिल्ली में उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी हार गई, दोनों बड़े दुखी हो गए। फिर ये गए एक फिल्म देखने और चाट खाने। चाट का शौक है दोनों को, उस टाइम था, सब जाते थे गलियों में। तो ये दोनों निकल गए स्कूटर पे, पहले गए एक फिल्म देखने, फिर वहाँ पे खाई इन्होंने चाट। तो काफ़ी सारा जीवन जो है इन्होंने स्कूटर के ऊपर बिताया है। तो ये कहानियाँ एक बार फिर से कॉरिडोर्स में बताई जा रही हैं लोगों को, ऐसे कि भाई पहले के नेता भी करते थे ये सब, तो अब आप भी बेयर मिनिमम पे आ जाइए। और ये पहली बार नहीं हुआ ऐश्वर्या। एक बारी क्या हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने वीआईपी कल्चर के खिलाफ बोला था। मेरा कहना ये है कि ये स्पोरैडिक क्यों होता है। जब उन्होंने वीआईपी कल्चर के खिलाफ बोला, अच्छा प्रधानमंत्री दिल्ली से जब बोलते हैं तो भाई उसका असर आपको भदोई में भी देखने को मिलता है, उसको चंदौली में भी देखने को मिलेगा, झारखंड में भी देखने को मिलेगा। अब सभी मंत्री किनका वायरल हो जाए वीडियो, उसके चक्कर में, वायरलिटी के चक्कर में फंस जाते हैं।
तो अब कुछ यूं हुआ कि लाल बत्ती हटाओ अभियान छेड़ा गया कि भाई लाल बत्ती, हम भी लाल बत्ती हटाएंगे। तो मतलब ऐसा सिचुएशन था कि हाँ मंत्री जी, हाँ 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 आइए आइए, हम आपके सामने बिना लाल बत्ती के निकलेंगे बिना। तो हम हो गए पहुंचने में लेट। तो मंत्री जी निकल गए अपने काफिले के साथ। तो हम फोन किए कि सर हम पहुंच गए हैं। तो बोले कोई बात नहीं, हम दोबारा वापस चले आते। कि तेल की चिंता नहीं है। मंत्री जी काफिले में आगे गए, वापस घूम के आए और फिर उसके बाद फिर पोर्च में गाड़ी लगाई, सब अपने सेवकों को या जो भी उनके अटेंडेंट्स है उनको हटाया। फिर हमने कहा अब क्या करने जा रहे हैं। फिर अंदर से मंगवाई, वो मैग्नेटिक लाल बत्ती होती है, चढ़ के खुद गाड़ी में लगाई। अगर वो दिखा देते कि मंत्री जी लगा रहे फिर निकाल रहे, तो लगाई और उसके बाद फिर निकाल के पूरा उन्होंने वो पूरा जो सीन है दोबारा किया। अब उसमें बात यह है कि तब वीआईपी कल्चर पे था, अब ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात हो रही है, जिसको सरकार ऑस्टेरिटी नहीं कहना चाह रही है। ऑफ कोर्स दे ऑस्टेरिटी मेजर्स, तो उनकी बात हो रही है। तो मतलब कि आप समझ रहे हैं, जब जिस चीज़ का ऐलान होता है थोड़े दिन के लिए नेता रंगाई पुताई करते हैं और जैसे ही वो लगता है कि अब वीडियो वायरल नहीं होगा तो फिर वही काफिले पे आ जाते हैं। अभी किसका काफिला दिखा रहे थे कि मतलब कि 25 गाड़ियों का काफिला था। एक बार ये दिखाया था कि प्रियंका गांधी जब रणथंभौर आई थी तो अशोक गहलोत और पूरा जो काफिला था 25-30 गाड़ियों का काफिला रणथंभौर पहुंचा हुआ था। ममता अभिषेक बैनर्जी जब कैंपेन कर रहे थे बंगाल में तो उनकी गाड़ियों का काफिला लगभग 30 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चल रहा था। और अर्जुन सिंह जब अपना पोलिंग उस दिन जब चल रहा था तब हम लोग की गाड़ियों का काफिला भी 40-50 था। चलिए हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, पर बियॉन्ड द हेडलाइन मैनेजमेंट नेताओं को सादगी अपने जीवन में भी लानी चाहिए। अभी मैम पंजाब की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, अमृतसर की थी। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे, धन्यवाद यात्रा उनकी चल रही थी। तो एक बंदे ने आरोप लगाया कि आपके वीआईपी कल्चर के कारण मेरी बीवी जो बड़ी पीड़ा में थी, प्रेगनेंसी के पीरियड में थी, उसका मिसकैरेज हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी लोगों पर असर देखने को मिलता है इन चीज़ों का। नहीं, वीआईपी कल्चर से तो लोग बहुत त्रस्त है। आपने देखा था कि अभी जो एआई समिट हुआ किस तरीके से सड़कें जाम हो गई। और वो जो मुंबई में वो जो महिला थी, जब प्रोटेस्ट हो रहा था महिला आरक्षण कानून के संशोधन को लेके, तो उस समय किस तरीके से वो उन्होंने, और बहुत सारे सिटीजन्स का उनको सहयोग मिला कि मतलब कि वो उनकी बच्चे के लिए 1 घंटे लेट हो गई वो, और वो सब जगह जा रही थी। तो कितने बच्चों ने सहयोग किया, कितने लोगों ने सहयोग किया कि वो सही है। हालांकि वो बहुत उत्तेजित नजर आ रही थी, लेकिन लोगों का कई बार गुस्सा पी के रह जाना पड़ता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कुछ हो। स्पेशली यूपी बिहार जैसी जगहों में, आपने तो यूपी में बहुत देखा होगा, हमने तो देखा है कि क्योंकि कल्याण सिंह जी का घर अलीगढ़ में मेरे घर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखने को मिलता है कि जब वो काफिला निकलता है ज़्यादातर बड़े बड़े पुराने नेताओं का और इन सब का, तो फैमिलीज वगैरह भी बहुत सारी गाड़ियाँ लेके एक साथ निकलने का जो एक प्रचलन, छोटी गाड़ी नहीं, वो बड़ी गाड़ियाँ ही होती हैं। मतलब फॉर्च्यूनर तो बेसिक है उत्तर प्रदेश में कि अगर आप नेता हैं तो 6-7 फॉर्च्यूनर जब तक नहीं होगी तब तक तो आप नेता ही नहीं कहलाए जाते हैं। नेता टू नेता भी डिपेंड करता है। वैसे इसमें एक पॉजिटिव स्टोरी है और उसकी डीजल की बात करें, लेकिन एक ये भी बात समझने की जरूरत है कि ये दाम पिछले 4 सालों में बढ़ाए गए हैं। जब से ये क्राइसिस हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, तब से गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि दाम ना बढ़े। आपको याद होगा कि मार्च के अंदर एक्साइज ड्यूटी भी कम की गई थी। 13 से 3 हो गया था डीजल पे, पेट्रोल पे 10 से 0 हो गया था। एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वो बेसिकली इसलिए किया गया था ताकि पेट्रोल कंपनियों को घाटा ना हो। पेट्रोल कंपनियों को घाटा इसलिए, अगर उनको घाटा होगा तो फिर वो घाटा कहाँ होगा ट्रांसफर, लोगों के ऊपर, तो उसको कम किया गया। पिछले काफी लंबे समय से सरकार ने यह भी कोशिश की कि जो दाम बढ़ रहे हैं कई अलग अलग देशों में, वो दाम, उसका असर भारत पर ना हो। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि अगर ये दाम नहीं बढ़ते तो पिछले लंबे समय का अगर आप ट्रैक देखें तो हर दिन तेल कंपनियों को 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। ये कहाँ जाएगा? आप सोचिए कि अगर ये दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में ये तेल कंपनियां बैंकक्रप्ट हो सकती हैं।
फ्यूल रिजर्व को लेकर भी तो क्वेश्चन उठता फ्यूल है। रिजर्व्स जो है वो इस वक्त की अगर स्थिति की हम बात करें, जो गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमारे पास इस वक्त 64% का फ्यूल रिजर्व है। लेकिन वो फ्यूल रिजर्व भी हमें आगे कंटिन्यू करना है, लोगों पर और असर ना पड़े, उसके लिए फ्यूल रिजर्व्स को मेंटेन भी करना है। तो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से ये दाम बढ़ाने, बहुत पहले सरकार की कोशिश थी कि इसको बढ़ाए जाए, लेकिन इलेक्शन चल रहे थे, चुनाव चल रहे थे, तो कोशिश की चुनाव में याद नहीं आया कि दाम बढ़ाने चाहिए। कहते हैं ना मेरे नहीं आप ये सोचिए, पीयूष एक शेर अर्ज है तुम्हारी इस बात पर कि मेरे टूटे हुए हौसलों के पर निकलते देख, मेरे टूटे हुए हौसलों के पर निकलते हुए देख, उसने अपनी दीवारें और ऊंची कर ली। तो मतलब अगर आप धीरे धीरे करते या कुछ मैनेज करते, या इलेक्शन मैनेजमेंट में आपको लेट याद आया। आप ये सोचिए, इससे पहले जब दाम बढ़े हैं 4 साल हो गए, इसमें भी तो कई सारे इलेक्शंस आके निकल चले गए, तब तो दाम नहीं बढ़े। वॉर तो अभी हुई है ना, वॉर अभी हुई है, लेकिन पिछले 4 साल में चीजों को कंट्रोल भी तो किया। मतलब आई एम नॉट कंप्लीटली डिफेंडिंग गवर्नमेंट, बट इसमें गवर्नमेंट की भी कोई गलती नहीं है ना, आप ये भी समझिए। नहीं, मैं भी नहीं कह रही कि विपक्ष की, ये भी विपक्ष की बात है, मतलब ये मेरी बात नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई इलेक्शन खत्म हुआ है तब आपने दाम बढ़ा दिया। नहीं, तो विपक्ष को ये भी दिखना चाहिए ना, 4 सालों में भी तो कई सारे इलेक्शंस हुए। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि जब क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तब दाम कम भी करने चाहिए, ये जरूर। और जब बढ़ रहे हैं उस हिसाब से चीजें उसको मेंटेन करने के लिए दाम बढ़े भी हैं। तो जो स्थिति इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है और जो वॉर की स्थिति है वेस्ट एशिया में, कोशिश बहुत की गई कि ना दाम बढ़े। और आपको याद होगा कि पीएम ने रैली करते हुए बताया भी था, जब ये वेस्ट एशिया में चीज़ें खराब हो रही तब भी कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आम नागरिकों के ऊपर असर ना पड़े। लेकिन अब जब स्थिति ऐसी हो जाए कि 1000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिदिन तेल कंपनियों को हो, तो ऑप्शन कुछ बचता नहीं है। और कितना 3 रुपए बढ़ाए, आगे देखते हैं क्या स्थिति होती है। तो हम डॉलर को लेकर भी अभी बड़ा अचरज है इस समय, चाहे कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन डॉलर सब बढ़ रहे हैं। एनआरआई बड़े खुश हैं इस समय। आप लगाइए कि मेरे मित्र जो कनाडा में गए हुए हैं, वो तुम्हें पैसा भेज रहे हैं या नहीं मुझे कुछ नहीं भेज रहे हैं, तो अपने घर जरूर भेज रहे हैं। तो 67 का जो डॉलर था आज उनका 70 के आसपास पहुंच चुका है। और वही अमेरिकन डॉलर का भी हाल है, 95.95 आज का इंडियन रुपीज से अगर आप करो तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए तेल के साथ जो फूड सप्लाई या सप्लाई चेन के साथ साथ जो डॉलर पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, रुपये पर कम होता जा रहा है, ये भी बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, अब वो सब इन्वेस्टर्स लेकिन के मेरे लिए। को एक चीज पूछनी है मौसम मैम से और ऐश्वर्या मैम से, दोनों इस वक्त सम्माननीय है मेरे लिए। तो मेरे को ये पूछना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की है समस्त देशवासियों से, उसमें आप भी आते हैं, कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। तो क्या आप लोगों ने तैयारी कर ली है अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की? हाँ, मैं सोचूं डायमंड्स ले लेती हूँ। इसमें डालना है। खज्जल हो गया यार मैं तो। डायमंड डालेंगे किसमें? मैं सोच रही हूँ देखो, कि मैं शिफ्ट करूंगी डायमंड्स पे अब। देखो ऐश्वर्या की डायमंड्स से दिक्कत नहीं है, दिक्कत सोने से है, क्योंकि द लव फॉर गोल्ड इन दिस कंट्री इज सो मच। और हम गोल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के बाद। सबसे ज्यादा हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो गोल्ड करते हैं। $72 बिलियन का इंपोर्ट पिछले साल हुआ। हर महीने कम से कम $6 बिलियन का। तो आप खरीदने जा रहे हैं? नहीं जा रहे? मेरे पास तो पैसा नहीं, इतनी सैलरी नहीं है कि मैं गोल्ड सैलरी की खरीदूं, बात कुछ कर रही खरीदूं। हैं, फॉरेन ट्रिप तो आपकी प्लान्ड है? देखो इसने कह दिया ये कोई ये तरीका। भांडा ये फोड़ चुका है भांडा अब। मोदी जी ने ये भी कहा कि 1 साल तक देश से बाहर ना जाए, विदेशी यात्राएं बंद करें, लेकिन आप नहीं, जो इसका है नहीं, मैंने तो उससे पहले अप्लाई किया था और सारा चीज हो गया, पर ये मेरी 1 साल तब शुरू होता है जब पीएम ने कहा। नहीं, इसको ये मेरी ऐश्वर्या ये मेरी लीव ट्रैक कर रहा है। ये मेरे ऐप में जाके देख रहा है कि मौसमी सिंह कब छुट्टी ले रही है कब नहीं ले रही। तो इसको मैं बता दूं कि भाई मैंने तो पहले बुक किया था मैं साउथ कोरिया का हॉलिडे। और आज वाकई में घर में ड्राइंग रूम डिस्कशन ये हो रहा था कि मुझे कहा जा रहा था कि आपने करेंसी ले ली साउथ कोरिया वाली। तो हमें अभी कहाँ होश हवास, अभी तो इलेक्शन चल रहा था, कौन करेंसी लेगा, अकाउंट में कितना पैसा है नहीं है। तो बोलते हैं कि अगर वान लेना है तो सोच लीजिए 2-3 बारी। तो मैंने कहा क्यों? तो रिपोर्ट आप जब करते तो ये नहीं सोचते ना कि आपको भी कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो बोले कि भैया डॉलर 100 के पास पहुंच गया है, और 100 के पास डॉलर पहुंच गया तो आप सोच लीजिए कि आपको कितना पैसा
कैसे मतलब कितना नुकसान, अगर आप पहले ही डॉलर खरीद के लिए रख लेते हैं अपने ट्रिप के लिए तो शायद इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। नहीं, आप इसमें क्या हुआ कि प्रॉब्लम आपके पास अभी भी मौका है, आप जो है एक्सचेंज पहले से करा लीजिएगा। मैं हाल फिलहाल में दुख झेल के आया हूँ, बड़ा अच्छा नहीं लगता है जब आप INR से कन्वर्ट कराते हैं, हाथ में चिल्लर आता है तो बिल्कुल ठीक नहीं इसी लगता में है एक मेरे जानकार हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, उस पे स्टेटस पे लिखा हुआ था कि आप ये बताइए कि कौन ज्यादा अच्छा फील करता है, कौन ज्यादा सुखी है आज के टाइम पर, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। मैंने जवाब पता क्या दिया, सोने की चेन वाला, क्योंकि सोने की चैन मिलने के बाद चैन की नींद तो आ ही जाएगी। तो उसकी कीमत भी बढ़ रही है हर दिन। नहीं, उसमें ये भी दिक्कत है क्योंकि सब लोग अपने हाउस होल्ड में रखते हैं और गोल्ड की, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपील की है क्योंकि वो गोल्ड फिर रखा का रखा रह जाता है और वो आपका सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट में भारत के ऐड करता है। तो अगर आप 1 साल सोना नहीं खरीदें तो वो उससे बचत हो सकती है। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, वो बोल रही थी कैसे हमारे घरों में इम्पैक्ट करता है। उनके भाई की शादी है और उनकी माँ ने फ़ोन किया एकदम से जब मोदी जी का ये ऐलान आया, तो बोली कि क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं मोदी जी, सोना खरीदना नहीं है कि लेना नहीं है। तो बोले मम्मी कह रहे खरीदा नहीं तो दूसरा भी जो आपको देगा खरीद के ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, हम अपनी बहुरिया को ना दे और ना वहां से ले। तो बोलते हैं अरे मम्मी थोड़ा ठंड रखो शायद ठीक हो जाएगा। तो मतलब कि एक रस्म रीति रिवाज होता है, इसलिए मुझे लगता है घरों में हर फेस्टिविटी में इसका असर होता है। तो साउथ में ज्यादातर बहुत ज्यादा, हाँ, केरला में बहुत खासकर, ज्यादा। केरला में कोट्टयम में था, वहां मैंने मतलब हर गली हर नुक्कड़ में सुनहरे की दुकान। अच्छा, इतना सोने से प्रेम केरला खासकर कोट्टयम शहर में मैं रहा वहाँ, तो मैंने मतलब अलग ही लेवल का प्यार देखा सोने के लिए वहाँ, अलग ही लेवल का। हमें लगा पंजाब में भी बहुत है, पंजाब में है बट वो दिखता नहीं है मेरे, वहाँ दिखता है, वहाँ जहाँ चैन तो तुम लोग भी पहनते हैं मोटी चैन पहनते हैं, घड़ियां सब पहनते हैं, गोल्ड के दांत भी लगाते हैं। नहीं वो पुराना हो गया, जैजी के टाइम था वो क्रेज चला, जैजी अब नहीं। एक मुझे मिले थे वहां बस में, तो उनके दांत बार बार चमक रहे थे। तो पंजाब में हम सोचे कि भाई साहब ये क्या मतलब लगा, कौन सा मंजन किया है। तो बाद में कोई बोला घूरो मत, सोने के दांत है। अब तो प्लेटिनम के भी लगवाते हैं मैम लोग। अच्छा मैम कोट्टयम दिखता है तुमको, कपूरथला नहीं दिखता। नहीं दिखता है तो सब दिखता है। पंजाबी मुंडा है, खज्जल नहीं हो सकता ना खज्जल करता है। ये जिसने जिस स्टेट की बात करी ना मौसमी, केरला बहुत इंटरेस्टिंग, उसी से अब हम आएंगे क्योंकि इतने दिनों का कश्मकश, मतलब नेता जो है अक्रॉस पार्टीज टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कौन बनेगा केरला का सीएम। तो मुझे लगता है जितनी मात्रा में लोग खुश हैं जो सीएम अनाउंस हुए, उतनी मात्रा में लोग दुखी भी हैं कि केसी नहीं बने केरला सीएम। एक्चुअली सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे मलयाली रिपोर्टर्स। केरला की मीडिया जो दिल्ली में, वो कह रहे थे हम लोग, जब मैंने पूछा क्या हाल है तो बोलते हैं मैडम 5 दिन से नहाए नहीं हम लोग और 10 दिन से सोए नहीं है। तो भाई भीषण गर्मी है, नहाए नहीं, उनका सारी हवाइयाँ उड़ी हुई है। रात को कुछ भी हिलता है ना तो वो लोग सब लोग बाहर 24 घंटे की ड्यूटी पे थे। और जब अनाउंसमेंट हुई तो मुझे लगता है कि मीडिया के लिए पूरा थोड़ा सा कांग्रेस के रिपोर्टर्स ने राहत की सांस ली कि कम से कम कुछ उनको फुटेज मिल गया, वरना सारा फुटेज पीयूष ही खाए जा रहा था। मतलब कांग्रेस बीट रिपोर्टर्स जो है, क्योंकि केरल चल ही नहीं रहा था चैनलों पे। तो ये आप अपना दुख बता रही हैं। अब सरकारें नहीं, तो क्या करें। अरे पिछले 10 दिन में पहली बार मेरा 15-20 मिनट का लाइव हुआ है भाई। अच्छा ये सूखा थोड़ा कम हुआ ना इसमें, पहली बार तो अच्छा फील हो रहा होगा ना। हाँ नहीं, अच्छा क्यों फील हो रहा है, मतलब अगर आप ऑन एयर दिखते तो हमेशा ही अच्छा फील होता है भाई, ऑन एयर की बात है। तो ये पीयूष छपा जा रहा था और हम लोग, अच्छा अगर केरल एक साथ ऐलान हो जाता तो हम लोग का केरल का कांग्रेस रिपोर्टर्स को कुछ नहीं चलता, कोई पूछ भी नहीं रहा था केरल का कभी, फोनों तक नहीं चला। पार्टी हाईकमांड ने रिपोर्टरों का पूरा ध्यान रखा है पूरा एकदम उन्होंने क्रोनोलॉजी सेट करके ही किया जो किया। तो पार्टी हाईकमांड ने अपनी सर फुटअव्वल में यहाँ रिपोर्टर्स की बचत कर दी ऑनर वाली। लेकिन मैम ये हो गया था ना कि पार्टी फाइनल डिसीजन जो है एमएलएज ने कहा था कि पार्टी हाईकमांड नहीं लेगा, वही फाइनल डिसीजन होगा। और ये देर रात तक जो मीटिंग चली
इसमें राहुल गांधी ने कई लोगों से बातचीत करी, तो उसके पीछे की कहानी थी क्या? लास्ट मोमेंट तक सच है ये कि टग ऑफ वॉर चल रहा था? एक स्टोरी ये है कि राहुल गांधी फैसला जब अनाउंस होना था, जयराम रमेश ने बोला कल अनाउंसमेंट है। उसके बाद एक तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बगल में प्रियंका गांधी बैठी हैं, और वो देर शाम की रात की तस्वीर है, और राहुल गांधी अपने सुनहरी बाग घर से 10 जनपद जाते हैं, और एक मीटिंग होती है जिसमें बातचीत होती है सोनिया गांधी से, क्योंकि लगातार केसी वेणुगोपाल रेस में आगे चल रहे थे, जो कि संगठन महासचिव है। और उसके बाद जब ये बातचीत होती है, उसके बाद मतलब सोनिया गांधी ने इनपुट लिया था केरल से, उनके सबसे विश्वास के पात्र हैं, कहा जा रहा है कि एंटनी साहब, उन्होंने वहाँ का मूड माहौल बताया कि सतीशन कितने ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा प्रियंका गांधी, उनका ही कहना था कि मैं भी सांसद हूँ वहाँ से, उनको भी लगातार इनपुट्स आ रहे थे। तो मेरा ये कहना जो मैं बता रही थी कि अनलाइक राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और एनी अदर स्टेट, यूपी और केरल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का डायरेक्ट स्टेक भी है और इंटरवेंशन भी है। लगातार राहुल गांधी जाते रहते हैं और वायनाड को अपना घर बुलाते हैं सेकेंड। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी थ्रू अ वेट बिहाइंड सतीशन। सतीशन जब सीएलपी के नेता बने थे तब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ऑब्जर्वर बन के केरल गए थे। तो एक पार्टी अध्यक्ष अभी है और एक सीपीपी नेता है। ये सब केरल की जमीन की हकीकत जान रहे थे। रमेश चेन्नईथला के साथ कंपटीशन हुआ था, तब ये बने थे, और उस समय केसी वेणुगोपाल चाह रहे थे कि सतीशन बने, क्योंकि वो उनको मालूम था कि रमेश चेन्नईथला का कद काठ बहुत ज़्यादा बड़ा है, सतीशन डायनेमिक नेता होंगे। तो सब होते होते पार्टी आलाकमान चाह रहा था केसी वेणुगोपाल को भेजना केरल, और ये 8-10 दिन उसी के चक्कर में लगे, लेकिन लास्ट तक सतीशन ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, और उन्होंने कहा कि भाई मैं बाहर से लगातार लगा हुआ था, केसी अगर अंदर से लगे हुए थे तो मैं बाहर से लगा था। हाँ, तो फोन कॉल्स कंटिन्यूस कर रहे थे। पर उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि वेयर डज इट लीव राहुल गांधी ना? क्या ये राहुल गांधी का कद काठ छोटा करता है, या ये राहुल गांधी का कद काठ ये कदम और बड़ा करता है? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आपके विश्वास के पात्र हैं उनको आप बना नहीं पाए। कहा जा रहा है सचिन पायलट, अशोक गहलोत में जिसको आप बनाना चाहते थे उसको आप बना नहीं पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ में जिसको आप बनाना चाहते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके इतने करीबी थे, उनको आप बना नहीं पाए। टीएस सिंहदेव को अश्योर करके कहा जाता है कि टीएस सिंहदेव को कहा था 2.5 साल का फॉर्मूला, लेकिन भूपेश बघेल विधायकों को लेके आ गए तो उनको आप बना नहीं पाए। पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है कि आपका जो सबसे विश्वास मैन फ्राइडे है उसको ना बना के आप जो पॉपुलर चॉइस है और जो सही चॉइस है, आप देखिए पूरा फ्लडेड है सोशल मीडिया से लेके केरल में जो रिस्पॉन्स आया है। कहते हैं 2006 के बाद ये वैसा हुआ है कि लेफ्ट को एक नेता को लड़ाना पड़ा था क्योंकि पॉपुलर डिमांड थी। उसी तरीके से ये हो। इसमें विजय भी बोलो। तो इसमें मेरे एक मित्र हैं केरल के, अच्छा, लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं वो, लेकिन गजब अप्रिसिएट कर रहे थे। वैसे उन्होंने कहा कि अगर गलती से केसी वेणुगोपाल को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो इसका मतलब होता कि ग्राउंड का कोई सेंस ही नहीं लगा हाई कमांड को, और वो पर्सनली बहुत खुश था। मतलब वो पहले लेफ्ट सिंपथाइजर रहा, इस बार चाह रहा था, वो भी बोल रहा था कि यूडीएफ की सरकार आने वाली है। 10 साल हो गया यार, केरल का डीएनए नहीं है ये कि 2 कंटिन्यूएशन में सरकार हम लोग झेल ले, तो यूडीएफ की सरकार आएगी थी। तो वो बड़ा 2 मूव को अप्रिसिएट कर रहा था। एक तो कि तुरंत जैसे विजय का समर्थन किया तमिलनाडु में, और दूसरा यहाँ पे टाइम लिया लेकिन सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया। तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो एटलीस्ट पिछले 5 साल में उन्होंने लीड लेके बतौर एलओपी कांग्रेस को स्थापित किया, और पब्लिक नेचुरली चाहती है कि वो बने, भले ही एमएलएज चाह रहे हो कि जीएसओ जो हैं वो बन जाएं। तो ये सेंटिमेंट तो सही जगह राहुल गांधी ने चूज किया। और आप जो कह रहे हैं मैन फ्राइडे वाली बात, वो तो और एलिवेट ही करता है ना राहुल गांधी के पोजीशन को। पर वेयर डज इट लीव केसी, बिकॉज केसी बहुत डिसअपॉइंटेड है। अच्छा। उनकी बाइट में ऐसे लग रहा था कि वो रो देंगे। हालांकि उन्होंने बोला मैं पार्टी का लेफ्टिनेंट हूँ, मैं कांग्रेस का सोल्जर हूँ और
पार्टी हाईकमांड का डिसीजन जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन उनकी आप बाइट देखिए तो मुझे कोई मलयाली रिपोर्टर बोल रहा था कि हमने पूछा केसी साहब से कि क्या आप रिजाइन करेंगे जीएसओ की पोस्ट से, तो केसी साहब ने बोला वो भी आप रख लीजिए। मतलब केसी के लिए क्या एंड ऑफ केसी साहब के लिए क्या उन्होंने लॉयलिस्ट और लेफ्टिनेंट के तौर पे तो काम किया, मतलब उनको ज़रूरत नहीं थी वो बाइट आके देने की तुरंत कि पार्टी हाईकमांड का डिसीजन सर्वोपरि, उन्होंने दी वो बाइट। लेकिन जब आप केरल में नहीं जा सकते बतौर सीएम, तो एलिवेट कैसे करेंगे केसी को या रिवॉर्ड कैसे करोगे? कुछ मैम इससे IUML जो वहाँ की एक रीजनल पार्टी है, UDF का हिस्सा भी है, कुछ वो भी चाहते थे, कुछ अलाइज पार्टी की सतीशन ही बने, कुछ उनका भी था कि उनको कंट्रोल करना, उनसे बात करना आसान है एज कम्पेयर टू अपना वेणुगोपाल जो दिल्ली से हैं, थोड़े ज्यादा पावरफुल उनको देखती हैं वहाँ की अलाइज पार्टी। तो कहीं ना कहीं अलाइज पार्टी का भी मन ये था कि सतीशन ही बने। हाँ, ये सही कह रहा है अनमोल, क्योंकि वहाँ पे जो विधायक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन था तो केसी हैड टू डू ऑल द डर्टी जॉब। नहीं हमको ये सीट चाहिए, हमको वो, उसको लेके IUML नाराज थी। प्रियंका गांधी को वायनाड से लड़ाने की बात भी IUML चाहती थी कि अगर राहुल गांधी उस सीट को गिव अप कर रहे हैं तो ये हमारी सीट ट्रेडिशनली रही है, आप हमें वापस दे दीजिए। लेकिन ये केसी का ही पूरा गेम प्लान था कि प्रियंका गांधी को वहाँ से लड़ाया जाए। और अभी भी विधायकों की जो उम्मीदवार हैं उनके सिलेक्शन को लेके IUML नाराज थी, वो नहीं चाहती थी कि केसी आए। तो केसी को उसका भी ब्रंट झेलना पड़ा कि पार्टी के लिए जो आप काम करते हैं उससे आप, जैसे कहते हैं ना कि राहुल गांधी को अगर अमित भारद्वाज को डांटना है, एक सीन अनफोल्ड होता है CC की बैठक में या स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, जहाँ पे एक बड़े नेता आसाम के सामने बैठे हुए हैं और वो चर्चा हो जाती है। मैं बता ही देती हूँ, भंवर जितेंद्र सिंह सामने बैठे हुए थे। तो एक कोई सीट थी उस पर पहले सब कमेटी ने चर्चा कर ली थी। तो केसी वेणुगोपाल थे, राहुल गांधी थे, खड़गे थे, तो फिर भी भंवर जितेंद्र सिंह चाह रहे थे उस सीट पे चर्चा हो जाए। तो भंवर जितेंद्र सिंह क्या करते हैं कि बोलते हैं और मैं इस सीट की बात करना चाह रहा हूँ, ये वो केसी जो है उनको डांट देते, we discuss that seat, let's not talk about it। और राहुल गांधी जो कि भंवर जितेंद्र सिंह के काफ़ी मतलब कि को बहुत मानते हैं, लेकिन कभी आपको भी एज अ बॉस ना यू हैव टू टेक द फर्म पाथ। तो वो अपना फ़ोन शायद देख रहे थे या कुछ स्क्रॉल कर रहे थे, तो वो स्क्रॉल करते रहते और वो उस पर रिएक्ट नहीं करते। तो केसी को नॉर्थ के बहुत नेता भेजना चाह रहे थे और जैसे ही हमने कई को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला ये क्या हो गया, हमसे बोले, फिर बोले कैसे चेंज हो गया मामला। मतलब कि सारे नॉर्थ के नेता सदमे में है, ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट सब जगह कि भाई ये कैसे हो गया। उनको जाना था, वो कई उनकी पक्ष में भी थे और कई चाह रहे थे कि केसी जाए तो यहाँ पे जगह खाली होगी। मुझे तो ना तो क्या बीजेपी का क्या ख्याल है इस पे कि क्या चल रहा है कि सिलेक्शन उदय होगा, बढ़िया है कि नहीं है, मतलब भीतर खाने क्या नहीं, चल रहा है? पीयूष उदय होगा ऐसा बोल देखिए कोई ख्याल नहीं है, शुभेंदु बन गए सीएम, हो गया। पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग फाइट थी भाई, उधर की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बन गया। अब उस खुमारी से तो निकलो तुम भैया, वहां से निकल ही उदय भी नहीं देख रहा, ये भी नहीं, मैंने उसको वो भी दे दिया, क्लिकबेट भी दे दिया कि उदय होगा, बोलो कि आगे का रास्ता खुल रहा है। भाई केरल में बीजेपी की सीटें आई हैं तो उसमें क्या ख्याल है भाई की 11% वोट मिला है इस बार बीजेपी को। सॉरी मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, कार्यकर्ता अंदर से आया अब हम चलेंगे इस शो के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर। हम पढ़ेंगे आपके कमेंट्स। आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि आपको अच्छा क्या लग रहा है, बुरा क्या लग रहा है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं कमेंट से। सबसे पहला कमेंट भेजा है अनुपम गोविल जी ने। इन्होंने लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ प्रोग्राम्स गिव्स कंप्लीट इनसाइट विदाउट द कलर्स ऑफ एंकर्स। अनुपम जी, थैंक यू वेरी मच। एंकर है हमारे पास ऐश्वर्या, वो बदल के ये जो है रोटेशनल एंकर्स होते हैं यहाँ पे। एंकर्स नहीं वर्ड यूज करेंगे, मॉडरेटर वर्ड यूज करेंगे जी। सम्मान। महेश जी ने ये लिखा है, महेश जी ने लिखा है, मौसमी एंड ऐश्वर्या, बोथ ऑफ यू आर ब्यूटी विद ब्रेन्स, इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू, जस्ट अमेजिंग। थैंक यू महेश जी। Anmol has the largest smile, longest smile for that.
थैंक यू अनमोल। वेलकम। फहीम लश्कर जी ने लिखा है, यू आर ऑल आउटस्टैंडिंग इन कवरिंग ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स एंड ब्रिंगिंग द रियलिटी टू द पब्लिक. People like us who are interested in politics really appreciate and enjoy watching this show and watching such authentic field reporting. Thank you. मनोज गर्ग जी ने लिखा है, हाई टीम, ग्रेट वर्क, particularly congratulate Aishwarya, who's always measured in her responses, handles every single note very pleasantly and with great composure. Piyush is absolutely on point last time as well, though perhaps wasn't fully appreciated by RG and Amit, तुक्का who tend to get deeply engrossed तुक्का ऐश्वर्या तुक्का in their beat alignments and finer details. I look forward to this show every week from Dubai. तो मनोज जी हमें दुबई से देखते हैं और आप लोगों के बारे में उनका ऑब्जर्वेशन है कि आप लोगों ने पीयूष को घेरने की कोशिश करी लास्ट टाइम. नहीं, ऐश्वर्या इसने तुक्का लगाया. तुक्का लगाया था. वो ये ना अंगूर खट्टे हैं. नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ उनका ऑब्जर्वेशन सर आंखों पे अच्छा भला सब हमारे पास है रखा हुआ. ये जनता की डिमांड पर है. भाई डर के आगे जीत है यार, डरो मत. नहीं अभी फिलहाल डर के आगे डरिए. थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच. औरो महापात्रा जी, इन्होंने 40 रुपीज़ दे के सुपर चैट के अंदर ये कमेंट लिखा है. इन्होंने थैंक यू लिखा है. Being a regular viewer of your podcast, my observations on the special qualities of the reporters. तो इन्होंने सबकी qualities बताई हैं. संजय जी is eloquent and effortless. Aishwarya for her style and smile. Piyush for his childlike enthusiasm. RG for his seriousness. Amit for his clarity and sweetness. देखिए खा गया मेरा वाला, खा गया बीच में बोल के. मैं दोबारा पढ़ देती हूँ. Piyush for his childlike enthusiasm. RG for his seriousness. Amit for his clarity and sweetness. Mosmi is very frank and extrovert. JB is the most intelligent and insightful. However, above all, thanks to Ankit for the wonderful concept and production. तालियां. औरो जी, thank you very much. वाह. संदीप शर्मा जी ने लिखा है, हेलो, जब से ये प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ा है मैं इसे हमेशा देखता हूँ. बहुत अच्छा प्रोग्राम है. आशा है कि आप लोग मेरा मैसेज पढ़ेंगे. मैंने अभी अपने सर्कल में 24 अप्रैल को एक मैसेज डाला था कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी वेस्ट बंगाल में, और ये भी कहा था कि कम से कम 180 सीटें उन्हें मिलेंगी. और ये मैसेज भी डाला था कि कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ममता बनर्जी खुद का ही इलेक्शन हार जाएं, क्योंकि लोग इसको रीड नहीं कर पा रहे थे. एक चीज़ साफ थी, जो जितना दूर से देखेगा उसको उतनी ही क्लियर पिक्चर मिलती है. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, कीप इट अप, नमस्कार. तो संदीप जी ने भी ये असेसमेंट जो है दूर से कर लिया था कि वेस्ट बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है. असली आईडी से आओ. CBS राठौड़ जी, इन्होंने जयपुर से लिखा है, as good as always, today's episode was very entertaining for me. Thank you very much. From now onwards, I would like to see some ground reports from the bordering areas in West Bengal, especially where TMC was on the other side and Jamaat on the other side. Best of luck. आयुष जी ने लिखा है, पीयूष ये स्पेशली तुम्हारे लिए है. पीयूष जी हर बार बोलते हैं कि उनके तारीफ के कमेंट्स पढ़े जाएं, और उस एपिसोड में ज़्यादा कमेंट्स नहीं होते जिसमें पीयूष तुम ये बोलते हो, और जिस एपिसोड में तारीफ भर भर कर की जाती है उसमें तुम मौजूद नहीं होते हो. समझे? थैंक यू. आयुष को थैंक यू बोलो. थैंक यू आयुष भाई. ईशान श्रीवास्तव जी ने लिखा है, अमित सर आप भी पीयूष सर की बातों को हल्के में ना लें. लॉट्स ऑफ लव आप सभी को. तो आप हल्के में ना लें पीयूष की बातों को. ठीक है भाई, ये तो पहले ही हथियार डाला हुआ है. नहीं मैं ना जीत में मैं ज्यादा वो हो रहा हूँ, ना हार में मैं दुखी हूँ. ऊपर उठ चुके हो. मैं हम्बल्ड हूँ. विपिन पांडे जी ने लिखा है, मौसमी मैडम जी और मैडम ऐश्वर्या जी, आप दोनों में से सीता और गीता कौन है ये समझ नहीं आ पाता है. मैं 80 वर्ष का हूँ लेकिन आप लोगों का ये शो जरूर देखता हूँ. विपिन जी का सवाल आया है. इसका जवाब पीयूष देंगे. सीता गीता कौन है भाई? गीता कौन है, सीता कौन? देखो सीता कौन थी, बाहर मिलना खूब चिप. ये आप दोनों डिस्कस करके डिसाइड कर लेना. अभी समझ लो. बताओ सीता गीता कौन है? अब मैं क्या ही बताऊं. गीता आप ही दिख रही है हमको मारने धमका रही है. ऐश्वर्या नेक्स्ट कमेंट. ठीक है. आदेश जी ने लिखा है, आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस प्रोग्राम एंड फील्स दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट, बट दिस एपिसोड डिसअपॉइंटेड मी. What are you discussing today regarding the huge preparation by the BJP and RSS since 1916 should have been discussed before the Bengal results in the previous episode. तो ये चाह रहे थे कि हमें डिस्कशन पहले करना चाहिए. 2016 कहना चाह रहे होंगे. उस इलेक्शन से पहले की बात कहना चाह रहे थे. 1916 बोल रहे हो, लिख गए.
बस ये हमारे इस बार के कमेंट्स थे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतने सारे हमें कमेंट्स दिए। प्लीज़ हमारे शो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें लगातार देखते रहें और अपने कमेंट्स में हमें बताएं कौन सी चीज़ें हैं जो आप हमसे जानना चाहेंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं अलविदा। अनमोल की तरफ से, अमित की तरफ से, मेरी तरफ से, मौसमी की तरफ से, पीयूष की तरफ से थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अनमोल का विशेष धन्यवाद कर देते हैं। अनमोल मेरी तरफ हाँ, से चलो आपका धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। आते रहिए आज तक रेडियो पॉडकास्ट हाँ। Reporters off.